बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करना है अपना न्यू नावल, एक स्टार्ट करना है। उम्मीद है कि आज पूरा नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि ये होगा 2 वरी में एंड, मतलब 2 एपिसोड का होगा ये, तो इसको इंशाल्लाह 2 में एंड करेंगे, लंबा नहीं जाएगा। तो अभी अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और आजकल मेरी तबीयत थोड़ी अपसेट ही चल रही है, लेकिन कोई नहीं, रिकॉर्डिंग करते हैं। वो आप लोग ये ना कि नींद की आंदी रहती है, तो बस थोड़ी सी मैं मेडिसिन वगैरह खा रही हूँ तो थोड़ी सी वो हुई रहती है। बाकी पहले कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन हम एपिसोड रीड करेंगे, ठीक है जी। रीच वाले नावल के ऊपर कमेंट्स हैं। सायरा रियाज, वह बहुत अच्छा नावल था, शॉर्ट टाइम में फुल कंप्लीट नावल। थैंक यू सायरा। अस्मा दिल, ब्यूटीफुल नावल। सिस्टर जी, मैंने आपसे एक नावल को रीड करने के लिए बोला था, प्लीज़ वो वाला भी नावल रीड कर दें। नावल नेम खामोशियाँ बाय सिद्रा शेख प्लीज़। यार सिद्रा शेख हैप्पी राइटर है और हैप्पी राइटर को मैं नहीं करती ज़्यादा, तो अगर कभी मैंने हैप्पी राइटर को स्टार्ट किया तो फिर सिद्रा से परमिशन लेंगे, इसीलिए अभी फ़िलहाल तो मेरी तरफ से माजरत। अस्मा, आप डाइजेस्ट राइटर का बोलें, मैं वो इंशाल्लाह रीड करूँगी। मुबस्सरा काशिफ, वेरी वेरी गुड। नूरुलैन लव यू रीच, थैंक यू। अली अब्बास अराई, नाइस नावल, राइटर ने लफाजी बहुत अच्छी की है, वेल डन, थैंक यू। जो मिशाल वाले नावल पे बात कर रही हैं आप, कर रहे हैं। नायाब रिजवान, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपका कमेंट काफ़ी टाइम बाद आया है। वाह, कोई जवाब दिया? क्या जवाब दिया इसने? कौन से वाला भला? हीरोइन नज़र नहीं आ रही दूर दूर तक, हीरोइन ने बस इक्को बारी आना यार। हाँ जी, हो गई एंट्री हीरोइन की। हाय मेरे अल्लाह, मैं इतनी देर से जो बोल रही हूँ मैं नहीं चल रहा था। कमेंट क्यों नहीं बंद किया है इसी रिकॉर्डिंग? पता नहीं मैं जो बोली हूँ वो चली है कि नहीं। हाय अल्लाह जी। हाँ जी, नया अब आपके कमेंट की बात हम कर रहे थे। आहो, हाँ जी, हो गई एंट्री। यार दूल्हे को शादी की जल्दी बनती थी, वो 2 साल तो निकाह रहा है बेचारे का, मुंडे दा हाले भी उन्हें जल्दी ना होवे। हाँ उनका बस चले तेन सामने बिठा के करा मैं नज़ारा जदों ओदी तस्वीर दा, उन्होंने बिठा के सामने से टिकटकी बंद के देखता रहे। मारी वाकई बड़ा चवल था, बदतमीज़ था। हाँ जी, वो बगैरत औरत शानजे ही थी। अर्जम सुलह कराएगा और बेचारा अर्जम की कर सकता सी। शानजे ने वाकई 2 चपेड़ों की हकदार तो शानजे थी। हंसते बंसते कपल की ना ज़िंदगी कर दी। ज़ुखरुफ ज़्यादा ही ओवर हो रही है, बस कर दे। आहो, ज़ुखरुफ भी हो गई सी कि चल यार पता लग गया तो छोड़ दे। अच्छा, वह शानजे के साथ यार नावल बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया, ऑसम। अर्जम बहुत बदतमीज़ है। अर्जम तो फिर अर्जम है सी, दोस्त हो तो अर्जम जैसा। वाह क्या बात है अर्जम की हरकतें देखो ज़रा। आपने अर्जम का वो कर दिया, वाह क्या बात है बोनस की, वो क्या बात है अर्जम की। सही हो गया जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के इतने टाइम बाद जी। तो आ गया है सबसे लॉन्गेस्ट कमेंट ऑफ द डे, कमेंट मलिक सबा का। वालेकुम अस्सलाम, नावल बहुत 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 ज़्यादा मज़े का है, थैंक यू, ह्यूज थैंक यू। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग, शान से का बाप। बस यार शान से अब्बा जी सेल्फ रिस्पेक्ट पता नहीं थी या नहीं थी, लेकिन वो बिजनेस माइंडेड ज़रूर था कि बैकग्राउंड इतना बड़ा मुंडे अगे जाके मेरा भी कम सर जाएगा, मेरा भी बिजनेस भी सही हो जाएगा, लेकिन वो तो मुंडा ही दगा दे गया। मारिज ने तो वो टका के सुनाई है कि आय हाय हाय कसम स्वाद आ गया। तो शान से बस वो खुशफहम बड़ी सी ना, कहती है आपने सही तरह से बात नहीं की होनी, बैन बस कुछ भूल ही जाओ मारिज को। ते होर की वो पहले से किसी और का ते होर की शान से बीबी मारिज साहब ते 2 साल तो ही किसी होर ते मारे मिटे हुए है। हाँ यार वो वाला सीन वाकई बड़ा अच्छा था कि कह रहा मेरा रंग ख़राब हो जाएगा, लेकिन यार वो दूल्हा था, दूल्हे को भी तो केयर की ज़रूरत होती है ना, लड़कियां नहीं करती, लेकिन मारिज को तो भाई फिक्र थी। अर्ज़म के साथ यार वाकई अर्ज़म चाहता था कि ना
शादी जो है ना वो कोई 2-4 किस्तों पे जाए, लेकिन मैं ने रीज को इतनी लंबी जाने नहीं दी, क्योंकि मैं अपना मेरा घंटे तो उत्ते टप रहा सी। तो फिर रीज के पास वक्त था लिमिटेड लिखने के लिए, तो मैं रीज के उत्ते नाज़ल हुई सी। तो फिर ऐसा नहीं ना हो सकता था कि शादी 2-4 दिनों तक चलती रहती। बस यार अर्ज़म की चॉइस थोड़ी उच्ची सी नहीं पसंद आई मुंडे ने, कुछ कोई दिल तो नहीं बजी ठा करके जाके ਉਹਦੇ। हाँ जी, बस मारे जो ज़ुखरफ की खुशियों की मुद्दत तो थोड़ी जी सी, वो बगैरती आ गई सी मारन वास्ते लानती। बस ज़ुखरफ की भी बात वही थी ना कि उसने उसको अपना यकीन दिलाया कब है, वो कौन सा पहले किस उसके साथ रह रही है जो उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट डेवलप हो गया होगा। तो बात तो वही थी। हाँ जी यार, बात तो वही थी ना कि दोनों मिल बैठ के डिस्कस कर लेते, वो अपनी सफाइयाँ दे देंदा, वो अपना क्लियर कर लेंदी। लेकिन बस ईगो, जब ईगो आ जाए ना तो फिर ये कुछ नहीं डिस्कस होता। मेरा फ़ोन, मेरा लैपटॉप भी पास ही पड़ा। मैंने आज शूट की पिक्चर सेलेक्ट करनी थी, मुझे लैपटॉप देख के वो याद आ गया। अच्छा जी, किधर गया? आहो, मारिज की अम्मी ने तो सही किया, ज़ुखरफ को वापस छड़ के चली गई। अम्मी भी बड़ी जहाँ दीदा औरत थी। अम्मी ने पहचान गया कि पुत्र ने कोई ना कोई चंद चाढ़िया तो नूंह आई है। आहो, ऐसे ही है यार, जैसी करनी वैसी भरनी, मकाफात होता है, दुनिया में भुगत के जाते हो आप। अर्ज़म ने तो उसको छोटा सा ट्रेलर दिखाया, हले तो उन्हें एड्डी पैड़ी हुई नहीं जिन्नी पैड़ी है करके गई सी। माफ़ी मांगी इसने, हाँ माफ़ी तो मांग ली, लेकिन बस वो उनके तो टाइम स्पॉइल हो गया ना इतना ज़्यादा। हाँ जी, अर्ज़म ही था जिसने अपनी अक्ल लड़ा के पैचअप करा था, आखिर उसको दुल्हन चाहिए थी भाई। तो बस अगर ये इन दोनों पे छोड़ता तो इन्होंने अपनी अपनी अनाओं में बैठे रहना था। गिफ्ट बहुत अच्छा था, थैंक यू इतना इंटरेस्टिंग नावल रीड करने के लिए। वेलकम माय प्लेयर। और आमीन सुम आमीन, आपने एंड पे दुआ भी दी थी लेकिन वो स्क्रीनशॉट में पूरी नहीं आ सकी। तो कीप स्पॉटिंग, कीप कमेंटिंग एंड एडिटिंग टू। तामीर खान, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? नावल बहुत ही इंटरेस्टिंग था, थैंक यू आपका नावल रीड करने के लिए। वेलकम और अरीज आपी को भी नावल के लिए। नावल बहुत ही मज़े का था। अर्ज़म इज़ टू गुड। अच्छा जी, दोस्त हो तो अर्ज़म जैसा, ये तो है। अच्छा, आपकी क्या रिक्वेस्ट है? लव हेट रिवेंज बेस्ड लॉन्ग नावल, चलें जी देखते हैं, इंशाल्लाह ये भी कोशिश करेंगे। अल्लाह ब्लेस यू, योर फैमिली, लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड हेल्थ, आमीन। अल्लाह हाफिज़। अच्छा यार, वो मुझे आपको कहना था कि ये वाले जो नावल के आपके कमेंट्स हैं ना यार, उधर ग्रुप में भी रिव्यू शेयर कर दो, दोनों रीज खुश हो जाएंगी, मैं भी खुश हो जाएंगी और रीज भी खुश हो जाएगी। दोस्त ने इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए नावल लिखा है, मैंने इतनी मेहनत से उससे लिखवाया है और फिर मैंने अपलोड भी किया है, लेकिन बहुत ही मेहनत उसकी लगी है, उसके 3-4 दिन उसने लगा के लिखा है। तो आप लोग रिव्यू ज़रा उधर ग्रुप में भी शेयर कर दो तो ज़्यादा उसको भी मोटिवेशन मिल जाएगी, मैंने भी मिल जाएगी। क्या कहते हो? नैना खान, मम्मी के बाप के कितने नाम है? ज़ुबैर नाम, जलील, जिला या फिर ज़ुबैर। अच्छा, आप वो शेर अफगान वाला नावल रीड करिए बगारा ताला। नैना खान, आपने जो लानतों की बारिश की है, मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया कसमें। अच्छा जी, थैंक यू, मुझे मज़ा आया कि आपको मज़ा आया। लानती इंसान, अफगन जंगली नेम से पता चल लगता है कि इसके दादा का नाम था संगीन, मर जाए ये तो अच्छा है। जानवर शेर, शेर के लाखों पर होता है पर तो जानवर है, वो है तो शेर ही। सही गल आ, बाकी जानवर सी। सायरा रियाज, वेरी गुड नावल। हुदा शफीक, थैंक यू, गुड शॉर्ट नावल। वेलकम। मरियम खान ने हार्ट भेजे हैं। अस्मा दिल, स्वीट नावल। अच्छा, आप तो न्यू नावल की बात कर रही हैं जी। कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचे, लंबे हो गए काफ़ी, इन चलते हैं एपिसोड की तरफ। बिरयानी को दम देने के बाद इसने काउंटर पर फैला कचरा समेटा और सिंक में रखे बर्तन धो के काउंटर को तौलिए से साफ़ किया। फ्रिज खोलकर इसने एक नज़र सारी तैयार चीज़ों को देखा। ट्राइफल, रायता, सलाद, फ्रूट चाट सब थे। इसने मुतमिन अंदाज में गहरा सांस लिया। हल्की सी दस्तक देकर इसने दरवाज़ा खोला तो एसी की ठंडक इसके तपते चेहरे से टकराई। इसने बेख्तियार आंखें बंद करके जैसे इस एहसास को महसूस किया और अगले पल इसने आंखें खोलकर कदम आगे बढ़ाए। सोनिया भाभी ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी अपने चेहरे की क्लेंजिंग कर रही थी। इन्होंने शीशे में दरवाजे से अंदर आती अनाया को देखा तो तेजी से चलते इनके हाथ रुक गए थे। इनकी सवालिया नज़रें महसूस करके इनके करीब जाती अनाया के कदम भी रुक गए थे। इन्होंने अब्रू चुकाकर सवालिया नज़रों से शीशे में नजर आती अनाया को देखा। भाभी, मैंने सब तैयार कर दिया। ठीक है, वो जवाब देकर दोबारा अपने काम में मसरूफ़ होगी तो एक नज़र इन्हें देख कर मुड़ गई। भाभी ने तेनू मुलाजम रखा होया जिहड़ा भाभी नूं तो आके दस रही हैं? अनाया, इनकी तरफ आवाज़ देने पर वो मुड़कर इन्हें देखने लगी। मैंने बतूल को भी कॉल कर दिया, वो खाना सर्व करके बर्तन भी धो जाएगी, लेकिन प्लीज़ तुम चाय का अरेंजमेंट खुद देख लेना।
जी, वो इस बात में जवाब देकर कमरे से निकल आई। कमरे में आकर पसीना सुखाने के लिए पंखे के नीचे बैठ गई और कुछ कितनी देर गायब दिमागी से सामने दीवार को देखती रही। तभी इसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी और तेजी से खड़ी हो गई। नमाज का वक्त हो गया था। वो अलमारी से कपड़े निकाल कर बाथरूम में घुस गई। वो नीचे आई तो मेहमान आ चुके थे। बतूल ना सिर्फ आ चुकी थी बल्कि टेबल भी सेट कर दिया था। वो अपनी सारी तसल्ली करके ड्राइंग रूम की तरफ सलाम करने की नीयत से आई, लेकिन अंदर दाखिल होते इसके ना सिर्फ कदम रुके थे बल्कि चेहरे के तासुरात भी बड़ी तेज़ी से बदले थे। केड़ा देख लिया, आओ अनाया। इसको देखकर सोनिया भाभी खुशदिली के साथ बोली। सामने बैठी तीनों हस्तियों की नज़रें जैसे इसके वजूद के आर पार हो रही थी। अगर वो यूं ही मुड़ जाती तो भाभी इस बात को पकड़कर पूरा हफ्ता इसको बातें सुनाती रहती। वो धीमी आवाज़ में सलाम करके बाहर निकल आई। इसे इतना पता था कि भाभी की कोई सहेली आ रही है, लेकिन अगर इसे पता होता कि इस दोस्त को वो भी जानती है और वो भी बहुत अच्छी तरह, तो वो कभी उनके सामने न जाती। वो दरवाजे के करीब खड़े होकर अपने उड़े हुए हवास बहाल करने लगी, क्योंकि नबील भाई घर आ चुके थे। वो इनके सामने इस तरह जाकर मज़ीद कोई नई सिचुएशन को हवा नहीं देना चाहती थी। ये तुम्हारे साथ रहती है? वो जानती थी ये सवाल किसने किया है। फ़िलहाल तो यही है। सोनिया भाभी की उकताई हुई आवाज़ आई। हिम्मत है तुम्हारी जो इसे अपने घर में रखा हुआ तुमने। ये अब दूसरी आवाज़ थी। हिम्मत तो खैर बहुत है मुझ में। सोनिया भाभी की इतराई हुई आवाज़ आई। लेकिन मजबूरी भी है। नबील की बहन है, वो भी लाडली, सो वक्तन फ़वक्तन मोहब्बत के दौरे पड़ते रहते हैं। पर मैं भी अब समझ गई हूँ कि ये खेल ही मुनाफ़िक़त का है। मैं भी अब नबील के सामने बहुत अच्छी भाभी का रोल प्ले करती हूँ। तो अनाया कुछ नहीं बताती नबील को? नहीं, अब वो वक्त नहीं रहा कि जो वो कहती है थी वही होता था। अब वक्त बदल के वो नाकाबिल एतबार हो चुकी है और वो खुद भी ये जानती है, इसलिए खामोश रहती है। अनाया का डर दुख में ढल गया। आंसू जो आंखों में जमा थे गालों पर फैल गए थे। शादी करवा दो इसकी, तीसरी आवाज़ आई थी। कौन करेगा इसे शादी, खास तौर पर जबकि इसका माजी इतना शानदार है। सोनिया भाभी के तंज़िया अंदाज में काट थी और वो इस काट से लहूलुहान हो रही थी। वो तेरी से आंसू साफ करती हुई वहाँ से हटी। लाउंज खाली था। वो भागती हुई सीढ़ियाँ बुर करके अपने कमरे में आ गई थी। की होया पिछे पास्ट दे विच किहड़े ऐसे संगीन हालात सी जिहड़े बेचारी अनाया सारिਆਂ ਨੂੰ सुनन ते मजबूर है। दरवाजे पर दस्तक हुई थी, लेकिन वैसे ही लेटी रही। लेकिन जब दस्तक में तेज़ी आई तो इसे उठना पड़ा और दरवाज़ा खोलते इसे रमीज़ का चेहरा नजर आया। क्या बात है पुप्पो, शाम से रात हो गई, आप अब तक कमरे में बंद है, खाना भी नहीं खाया, तबीयत ठीक है आपकी? बोलते बोलते इसके चेहरे पर नज़र पड़ते हुए चौंक गया। आपकी तबीयत ठीक है पुप्पो? वो 9 साल का बच्चा इसे देखकर परेशान हो गया था। मैं ठीक हूँ, बस सर में थोड़ा दर्द है। वो कनपट्टी को मसलते हुए बोली। मैं मामा से आपके लिए मेडिसिन लेकर आऊँ? इसकी परेशानी देखकर वह नम आंखों से मुस्कुरा दी। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। लो, मैं भूल गया, पापा ने आपको बुलाया। वो एकदम सर पर हाथ मारता हुआ बोला। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। इसके कहने पर वो सर हिलाकर मुड़ गया। मुँह अच्छी तरह धोकर वो नीचे आई तो नबील भाई चाय पीते हुए टीवी देख रहे थे। इस पर नज़र पड़ते पहले वो मुस्कुराए, लेकिन इसके करीब आने पर इनकी मुस्कुराहट सुकड़ गई। सोनिया ने बगौर ये मंजर देखा था। तुम्हारी तबीयत ठीक है? नबील ने परेशानी से देखते हुए चाय का कप टेबल पर रख दिया। मैं ठीक हूँ भाई, वो सर झुकाकर बोली। लग तो नहीं रहा ठीक हो, आंखें सूजी हुई हैं तुम्हारी, जैसे रोती रही हो। वो बगौर से देख रहे थे। सिर्फ एक लम्हे की घबराहट थी जो सोनिया के चेहरे पर आई। अगले ही पल वो उठकर अनाया के करीब आकर बैठ गई, उसका हाथ थाम लिया। मैंने आपको बताया था ना, आज सारा दिन अनाया किचन में मसरूफ़ रही। इतना मना किया मैंने, लेकिन आपको पता है ना इसको कुकिंग का कितना शौक़ है। इन्होंने कहने के साथ इसे खुद से लिपटा लिया। बतूल कहाँ थी? वो अब भी संजीदा थे। वो आज लेट आई थी, जवाब सोनिया की तरफ से। अनाया जब बतूल है तो तुम्हें क्या ज़रूरत है इतनी गर्मी में खुद को ख्वार करने की? अब वो क्या कहती? आपकी बीवी को मैं किचन में अच्छी लगती हूँ, लेकिन वो सोच ही सकी, कह नहीं सकी थी। अब आराम करो और कोई ज़रूरत नहीं खुद को थकाने की। वो इसका सर थपक कर खड़े हो गए और उसके साथ वो भी खड़ी हो गई थी। भाई, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। वो रुक कर इसका चेहरा देखने लगे। भाई, मैं नवीद भाई की तरफ जाना चाहती हूँ। क्यों, खैरियत? वो चौंक कर इसे देखने लगे। सुबह सादिया भाभी की कॉल आई थी, वो उदास हो रही थी और फिर मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी दिन हो गए, इसलिए मैं सोच रही थी कल चली जाऊँ। ठीक है, मैं कल तुम्हें छोड़ आऊँगा। वो कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। इनके जाने के बाद वो सोनिया पर नज़र डाले बगैर तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। अच्छा जी, घर तो बहुत खूबसूरत है भाभी। सारा घर देखने के बाद वो सताइशी अंदाज में बोली तो सादिया ने मुस्कुराकर इसका चेहरा देखकर फिर कितनी देर तक देखती रही। ऐसे क्यों देख रही हैं भाभी, कितनी वीक लग रही हो? अच्छा, वो धीमे से मुस्कुराई। आपको लग रहा है, वरना मैं तो हड्डी कट्टी हूँ। खैर मुझे छोड़े, आप ये बताएं, दिल लग गया आपका? हाँ अच्छा है सब, मार्केट भी करीब है, घर के थोड़ा आगे पार्क है। शाम में मैं और सबीन अक्सर वॉक पर चले जाते हैं। तुम्हारे भाई का ऑफिस भी करीब है और सबीन का कॉलेज भी। वो सर हिलाकर पालक के पत्ते चुनने लगी जो सादिया लेकर आई थी। तुम्हारे साथ सोने का रवैया ठीक था? पालक के पत्ते जमा करता इसका हाथ एक लम्हे के लिए रुका। जी ठीक था, और वैसे भी अब मैं आदी हो गई हूँ इनके रवैये की। वो खुद को नॉर्मल जाहिर करना चाहती थी, लेकिन आज उठ की फिर भी इसके लहजे से झलक रही थी। आप भाभी चंगी है जो उदास रही हैं, तो फिर जो चंगी है तो इन्हें खोल के नहीं रखिया। हाँ, कितनी आदी हो गई ये वो नज़र आ रहा है। सादिया को उसका झूठ बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन वो क्या करती, बताकर भी कुछ हासिल न था। छोड़े ही बातें, मैं आपको अपने हाथ की चाय पिलवाती हूँ। यकीनन आपने मिस तो की होगी। ऐसी वैसी, सादिया मुस्कुरा कर बोली। मैंने पूरी की पूरी अनाया को मिस किया था। तुम्हारे भैया का हुक्म था कि तुम नबील की तरफ चली जाओ। मेरे बस में होता तो तुम्हें कभी वहाँ जाने न देती। अनाया ने प्यार से नहीं देखा। वो जानती थी वो सच कह रही हो। मुस्कुराती हुई उठ गई थी।
क्यों भैया की दौरा पे आसी। रात को शायद बारिश हुई थी, इसलिए मौसम खुशगवार हो गया। इसने यूं लेटे लेटे खिड़की से बाहर देखा। आसमान पर काले बादलों का राज था। वो उठकर बालों को जुड़े की शक्ल देखकर खिड़की के पास आ खड़ी होगी। सामने पार्क था, जहाँ दूर तक सब्जा फैला आंखों को सब अजीब सा सुकून दे रहा था। इक्का दुक्का लोग ट्रैक पर वॉक करते दिखाई दे रहे थे। इसने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 6 बज रहे थे। मुंह धोकर जब वो नीचे ही सब सो रहे थे, वो कुछ देर तो जब की कैफेत में खड़ी रही। फिर कुछ सोचकर वापस मुड़ी। तभी भाभी जमाई लेते हुए अपने कमरे से बाहर आई और इस पर नज़र पड़ते हुए हैरान हुई। खैरियत है? इन्होंने इसी हैरत से पूछा। बाहर मौसम अच्छा लग रहा, तो मैंने सोचा कुछ देर पार्क चली जाऊँ। अरे तो इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो मैंने सोचा पहले भाई से पूछ लूँ। वो कुछ चक्कर बोली। सादे को उसका चेहरा देखकर तरस आया। अनाया, इन बातों के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, तुम जाओ, मैं खुद इन्हें बता दूंगी। इन्होंने इसका गाल थपथपाया तो वो सर हिलाकर बाहर निकल गई। बाहर का मौसम वाकई बहुत खुशगवार था। ठंडी हवा के साथ बारिश की हल्की सी फवार ने मूड खुशगवार कर दिया। वो सब भुलाए बस कुदरत की रनाइयों को महसूस करते हुए वॉकिंग ट्रैक पर हल्के हल्के चल रही थी। कुछ लोग इसकी तरह चहलकदमी कर रहे थे, जबकि कुछ लोग दौड़ते हुए इससे आगे निकल रहे थे। तभी दाएं तरफ देखते हुए इसे अजीब सा एहसास हुआ। घास पर चलता वो शख्स नीचे की तरफ झुका कुछ तलाश कर रहा था। इसके अंदाज में तेजी के साथ इस तरह इसे दूर से महसूस हो रहा था। वो सर झटक कर वहाँ से गुजर जाना चाहती थी, लेकिन वो चंद कदम चली थी जब इसने इस शख्स को लड़खड़ा कर बैठते हुए देखा, और अब की बार वो खुद को रोक नहीं पाई। भागने वाले अंदाज में वो इसके करीब आई थी, जो झुके गहरे गहरे सांस ले रहे थे। आप ठीक है? वो परेशानी से इन्हें देखने लगी, जो वो मुश्किल सांस ले रहे थे। इन्होंने नज़र उठाकर इसे देखा और हाथ से इशारा किया। नाया ने इसका इशारा देखा, लेकिन वह समझ नहीं सकी। इन्होंने दोबारा हाथ को बंद करके इसे मुंह से लगाया तो नाया को 1 सेकंड लगा समझने में कि इन्हें अस्थमा का अटैक हुआ। और यकीनन वो पंप की बात कर रहे थे। वो देरी से उठी और मतलाशी नज़रों से इर्द गिर्द देखने लगी और वैसे चंद कदम के फासले पर बेंच पर पानी की बोतल के साथ मिल गया। वो दोनों चीज़ें उठाकर इनकी तरफ भागी थी और तेरी से इनहेलर पंप इनके हाथ में दिया। 2-3 मरतबा इनहेलर लेने से वो अब कदरे नॉर्मल अंदाज में सांस ले रहे थे। अनाया बगौर इन्हें देख रही थी, जिनकी मुतगय्यर कैफियत अब नॉर्मल हो रही थी। अनाया ने पानी की बोतल इनकी तरफ बढ़ाई। अब कि इन्होंने चौंक कर इसे देखा और बोतल इसके हाथ से ले ली। एक घूंट पीकर इन्होंने गौर से इसका चेहरा देखा। बहुत शुक्रिया, वो मुश्किल मुस्कुराकर बोले तो अनाया ने गहरा सांस लिया। अब ठीक है आप? इन्हें उठता देखकर वो बेसाख्ता बोली। मैं अब ठीक हूँ नेक दिल परी। इनके शगुफ्ता अंदाज पर पहले वो हैरान हुई, फिर बेसाख्ता झेम कर मुस्कुरा दी। मैंने पहले कभी ये चेहरा नहीं देखा यहाँ। वो अब भी इसे देख रहे थे। जी मैं कल ही यहाँ आई हूँ, वो सामने मेरा घर है। इसने उंगली से सामने इशारा किया। नवीद ताहिर के घर? इनके कहने पर इसने हैरत से इन्हें देखा। आप भाई को जानते हैं? अच्छा, तो तुम नवीद की बहन हो? वो उल्टा इससे पूछने लगे। भाई को कैसे जानते हैं? वो लश्कर बोली। मैं इस सोसाइटी का चेयरमैन हूँ, और दूसरा जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी से नवीद ने ये घर खरीदा वो हमारी है, इसलिए। वो अब नॉर्मल अंदाज में बात कर रहे थे। पढ़ती हो? इनके सवाल पर इसने सरनफी में हिलाया। तो क्या करती हो? कुछ भी नहीं, वो कहते हुए वो कुछ शर्मिंदा सी नजर है। अरे भाई, इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? जो कुछ भी नहीं करते वो कमाल करते हैं। आप यहाँ रहते हैं? यहाँ? हाँ, यहीं ए ब्लॉक में। सुबह ये कभी शाम में वॉक करता हूँ। हार्ट पेशेंट हूँ ना, तो डॉक्टर कहते हैं कि चलते फिरते ना तो दिल भी ठीक रहेगा। ऊपर से अस्थमा का मसला, मौसम सर्द हो तो ये मसला और भी तंग करता है। आज भी मौसम सर्द होने की वजह से अटैक का मसला, वो वॉक करते हुए मुझे ध्यान नहीं रहा। चीज़ें बेंच पर ही रह गई। अगर आज तुम ना आती तो मैं अल्लाह को प्यारा हो गया था। अल्लाह ना करे, वो बेसाख्ता बोली, और इन्होंने भी बेसाख्ता इसे देखा और फिर मुस्कुरा दिया। नेक दिल परी, तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। अनाया। अनाया, इन्होंने दोहराया। बड़ा प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत। अब की बार अनाया मुस्कुराई नहीं। यूँ किसी गैर आदमी की इसकी तारीफ़ करे इसे अच्छा नहीं लगा। इसका चेहरा सख्त हो गया। मैं चलती हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा अनाया। क्या कल आओगी? इनके पूछने पर अनाया ने मुड़कर संजीदा नज़रों से इन्हें देखकर जवाब दिए बगैर मुड़ गई और तेज़ कदमों से चलती हुई गेट की तरफ बढ़ने लगी। इसे परवाह नहीं थी इसकी बदतहजीबी का अगले बंदर पर क्या असर पड़ता है। ज़रा बाब एज तो सानू दसो कि अस्थमे दे मरीज़ दी की एज आ? नहीं आई सबीन, इसे अकेला आता देखकर सादिया भाभी ने पूछा। कह रही है भूख नहीं, अभी लाउंज में गई है भाई के पास। सादिया गुस्से से काउंटर की तरफ मुड़ गई। इस लड़की की मुझे समझ नहीं आती। सब खाना खा चुके हैं, अब इसके लिए लहदा गर्म करूँ? मैंने तो सारा खाना डोंगे में डालकर फ्रिज में रख दिया, अब खुद खा लेगी। वो गुस्से से बोलती जा रही थी, जबकि वो पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी सबीन अंदर आई। फुप्पो, आपको पापा बुला रहे हैं। सबीन के कहने पर पहले वह हैरान हुई और फिर परेशान होकर सादिया को देखने लगी। वो भी कुछ हैरान थी, फिर इसे परेशान देखकर मुस्कुरा दी। जाओ सुनाओ बात, मैं भी आ रही हूँ। इनका अंदाज़ तसल्ली देने वाला था। वो जब अंदर आई वो टीवी देख रहे थे। आओ अनाया। इनकी आवाज़ के साथ इनका अंदाज़ भी संजीदा था और इनके इसी अंदाज से इनकी जान चाहती थी। वो खामोशी से सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। तुम आज पार्क गई थी? अनाया का सांस रुक सा गया। वही हुआ जिसका डर था। तभी भाभी तेरी से अंदर दाखिल हुई और बकौर शोहर का चेहरा देखा। जी भाई, मैं भाभी से पूछ कर गई थी। आज मुझे राहत साहब मिले थे। वो उलझ कर इन्हें देखने लगी। बता रहे थे सुबह इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और तुमने इनकी मदद की। तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे। कह रहे थे तुम एकदम अचानक वहाँ से चली गई कि वो तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं कर सके, इसलिए ने मेरे ऑफिस आना पड़ा। बात खत्म करके वो उसका चेहरा देखने लगे। मुझे तुमसे इतने रूडली बिहेवियर की उम्मीद नहीं थी अनाया। वो बुजुर्ग थे, क्या तुम्हें इनके साथ ऐसा करना चाहिए था? क्या सोचते होंगे वो तुम्हारे बारे में? खास तौर पर मेरे बारे में।
मेरे अच्छे टर्म्स हैं इनके साथ। वो इस सोसाइटी के चेयरमैन ने, ऐसे लोगों के साथ बना के रखी जाती है ना कि बिगाड़ के। इनको मुसलसल बोलता देखकर शादिया को टोकना पड़ा। इन्होंने क्या अनाया की शिकायत की है? नहीं, वो तो तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन इनका ये कहना है कि वो कुछ कहे बगैर अचानक चली गई। मुझे इस बात पर एतराज़ है। आप खुद तो कह रहे हैं वो अच्छे इंसान है, मेरा नहीं ख्याल इन्होंने माइंड किया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि अनाया, तो अनाया कल जाकर इनसे एक्सक्यूज़ कर लेगी। अनाया ने चौंक कर सादिया की तरफ देखा, जिन्होंने आंख से इशारा किया कि इसने दोबारा नवीद भाई की तरफ देखा। जो दोबारा टीवी की तरफ मतवज्जा हो गए। इन्हें हमेशा अपनी बात से मतलब होता था। वो अपने मतलब की बात कर चुके थे, जिसका मतलब था महफिल बर्खास्त। वो गहरा सांस लेकर उठ गई। और इधर मैंने जहर लगते बंदे अपनी भौंक के ते कहते चलो जी गल ख़त्म करो, अगले बंदे की भी तो सुनो। अस्सलाम वालेकुम की आवाज़ पर इन्होंने मुड़कर देखा और पीछे खड़ी अनाया को देखकर ना सिर्फ मुस्कुराए बल्कि उठकर खड़े हो गए। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहे। इन्होंने इसके सर पर हाथ रखा। अब कैसी तबीयत है आपकी? अनाया के पूछने पर मुस्कुरा दिया। अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ? मैं ठीक हूँ, वो कहकर इधर उधर देखने लगी कैसे बात शुरू करे। मैं एक्चुअली आपसे सॉरी करने आई हूँ, इस दिन मैं ऐसे ही चली गई। इसकी बात सुनकर वो हंसती है। नेवर माइंड बेटा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगा। एक लड़की को ऐसे मोहतात होना चाहिए, ज़रूरी तो नहीं कि अगर उम्र ज़्यादा तो इंसान शरीफ ही हो। इनके अंदाज़ पर इसने बेसाख्ता इनकी तरफ देखा। इसके होंठों पर धीमी धीमी मुस्कुराहट थी। हाँ, लेकिन मैं एक शरीफ इंसान हूँ। इसकी मुस्कुराहट वो देख चुके थे, इसलिए जल्दी से बोले तो वो खुलकर मुस्कुराई थी। और यहीं से इनकी दोस्ती का आगाज़ हुआ। वो अब अक्सर शाम को जब भी पार्क आती, राहत साहब पहले मौजूद होते। वो बहुत दिलचस्प बातें करते थे। वो दोनों वॉक करने के साथ सियासत, खेल, ड्रामों, पुरानी फिल्मों पर बात करते, अपनी अपनी राय देते। वो जो हमेशा अपने खौल में रहती थी, अब बातें करने लगी थी। वो खुद हैरान होती कि वो इतना अच्छा बोल सकती है, और यकीनन ये राहत अंकल की दोस्ताना मुशफ़क़ाना रवैये की वजह से था। अच्छा जी। सबीना और मीज़ लूडो खेल रहे थे। खेल कम, शोर ज़्यादा कर रहे थे। वो मुस्कुराती हुई अंदर आई। नबील भाई की प्रमोशन हुई थी, इसलिए नवीद भाई ने इनकी दावत की थी। वो खुलकर मुस्कुरा रही थी। अपने मूड में तब्दीली वो खुद भी महसूस कर रही थी। वो नबील भाई का लाया हुआ गिफ्ट खोल रही थी जब इसे खुद पर किसी की नज़रों का एहसास हुआ। इसे नज़र उठाकर देखा। सोनिया भाभी की गहरी नज़रें इसी पर जमी थी। क्या बात है ना, बड़ी खुश नज़र आ रही हो, बल्कि निखरी निखरी लग रही हो, क्या बात है? वो आंखें मटका कर बोल रही थी। इसकी मुस्कुराहट गायब होगी। इसने घबराकर साथ बैठी सादिया को देखा। माशाल्लाह कहो सोनिया, अल्लाह से इसे यूं ही खुश रखे। और निखरने की क्या बात कर की तुमने? माशाल्लाह ना शुरू से खूबसूरत है। जी भाभी, सही कहा आपने, ये सारे कमाल इसी खूबसूरती के किए धरे हैं। अब के सादिया ने संजीदा नज़रों से इन्हें देखा। जाओ ना, ट्राइफल ले आओ, सोनिया को मीठा खाने की अशद ज़रूरत है। सादिया भाभी के तंज़ीह अंदाज़ पर भी सोनिया की मुस्कुराहट में कोई फ़र्क नहीं आया। वो डिश लेकर जब लाउंज में आई थी, जब सोनिया भाभी की बात सुनकर वहीं रुकी। ओहो भाभी, आप तो फजूल में बुरा मान रही है। मैंने अनाया को क्या बुरा कहा? इतना ग्लो कर रही है, पूछ लिया। मुझे लगा शायद इसे पता चल गया कि हम आज पाकिस्तान आ गए, इसी खुशी में इतना रूप आया। खुदा का वास्ता है सोनिया, आहिस्ता बोलो। सादिया भाभी का अंदाज़ खिरकने वाला था। नवीद ने इसका नाम भी सुन ले तो हंगामा खड़ा कर देगा। और हमाद के यहाँ क्या जिक्र, हमारा वास्ता क्या इस शख्स से? आपका नहीं, लेकिन अनाया का तो था ना। तुम होश में तो हो ना सोनिया? अब भाभी की कुसीली आवाज़ आई। वो रिश्ता था, अब है नहीं, इसलिए फजूल मत बोलो। और अनाया के सामने से कोई जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अनाया की ज़िंदगी का वो बाब ख़त्म हो गया। वो मज़ीद सुन नहीं सकी और अपने कमरे में आ गई। सारी खुशी गारत होगी। ये माजी इसकी जान क्यों नहीं छोड़ता? इसने दोनों आंखों पर हाथ रख लिए। कि यह माजी सानवी दस दो, मेरी समझ में नहीं आता अंकल के लोगों किसी की खुशी बर्दाश्त क्यों नहीं करते? क्यों बार बार इनके ज़ख्मों को कुरेदते हैं? जिनको मंदमिल करने के लिए वो दिन रात कोशा होते हैं, अपना आप मार लेते हैं, फिर भी वो माफ़ नहीं करते। इनके लफ्ज़ों में इतनी कड़वाहट होती है कि वो अगले इंसान के वजूद तक को कड़वा कर देते हैं। वो आज बहुत दिल बर्दाश्त था। इसने आंखों में आंसू नहीं आने दिए, लेकिन इसका लहजा इसके अंदर का दर्द बयान कर रहा था। राहत साहब जो कब से इसकी खामोशी की वजह पूछ रहे थे, इसके कहने पर कितनी देर तक कुछ बोल नहीं सके। फिर सर छटक कर मुस्कुरा कर इसे देखा। अनाया, ये दुनिया है। दुनिया की मिसाल एक दरांती की सी है। दरांती जानती हो ना, एक ऐसा औजार जिसके दोनों कोने नुकीले होते हैं। ये दुनिया भी ऐसी है, किसी को किसी भी हाल में माफ़ नहीं करती। अगर यहाँ रहना तो बातों को दरगुजर करना सीखो। मैं नहीं जानता कि इस बात ने तुम्हें अपसेट किया, लेकिन ये जानता हूँ किसी अपने की बात है जो तुम इतना हर्ट हुई हो। ये भी कुछ अजीब नहीं, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इसके अपने ही देते हैं, क्योंकि वो इनसे उम्मीदें वाबस्ता कर लेता है। और अपने ही होते हैं जो जानते हैं कि आपको किस चीज़ से तकलीफ़ पहुँचती है। गैरों को क्या मतलब? इन्हें क्या पता आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है? जहाँ तक मैं तुम्हें समझाऊँ, तुम एक अच्छी और बहादुर लड़की हो। इनके कहने पर वो जो बहुत गौर से इन्हें सुन रही थी मुस्कुरा दी। गलत कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। इसके मुस्कुराने पर वो रुक कर बोले, मैं ना बहादुर हूँ और ना अच्छी। तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे नहीं। वो अपनी बात पर जोर देकर बोले, देखो बेटा, गलतियाँ सबसे होती हैं, हो सकता है तुमसे भी हुई हो, लेकिन गलतियों को सुधारा जाता है, ना कि इसमें रहकर खुद को डिग्रेड किया जाता है। जो तुम्हें बातें करते हैं, तुम्हें क्या लगता है वो तो खुद बहुत परफेक्ट है? यकीनन नहीं। इन्होंने बहुत सी गलतियाँ की होगी, बस फ़र्क यह कि वो गलती करते हैं लेकिन मानते नहीं। तुम्हें आज एक राज की बात बताता हूँ, मुझसे कभी एक गलती हुई थी। गलती मेरी बीवी की नज़र में थी। मेरे लिए वो मोहब्बत थी। आंसा मेरी कॉलीग थी, मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन मेरी अम्मा को अपनी बहन की बेटी लानी थी। कज़न थी। इस ज़माने में इतना खुला माहौल नहीं था, बस सलाम तो आइए कभी कभी किसी शादी में आमना सामना। मैंने घर में आंसा की बात की तो जैसे तूफ़ान आ गया। मुझे मारने की, दूध न बख्शने की धमकियाँ दी जाती रहीं। अम्मा को दफ्तरों में मर्दों के साथ काम करने वाली लड़कियाँ पसंद न थी, वो दीदा हवाई होती हैं।
वो कहकर जैसे वो तंजिया मुस्कुराए। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई ना माना। इधर आंसा भी ना मानी, इसके माँ बाप थे, बहन भाई थे, इनकी भी इज्जत थी। इसने अपने माँ बाप की इज्जत को ज़्यादा ज़रूरी समझा। इसने अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी कर ली तो मैंने भी हार मान ली और सब कुछ भूलकर पूरी रजामंदी से नायला को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। लेकिन इसके दिल में जहर भर गया था, जैसे तुमने कहा ना कड़वाहट, ऐसी कड़वाहट जो लफ्ज़ों की सूरत में रूह तक लहूलुहान कर देती है। 33 साल हो गए हमारी शादी को, बच्चे जवान हो गए, लेकिन वो औरत मुझे ताने देने से बाज नहीं आती। शुरू में तो मैं कोशिश करता कि था इसे समझाने की ताकि मेरे बच्चे मुझे गलत ना समझे, लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए, समझने के काबिल हुए, तो मुझे मज़ीद समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे बच्चे समझदार थे, वो समझ के, वो बाप का माजी था जो गुजर गया। माजी सबका होता है, इसको भुला दिया जाता है, इसमें जिया नहीं जाता। कहकर उन्होंने गहरा सांस लेकर बात ख़त्म की, तभी इनके मोबाइल पर फ़ोन आया। शैतान का नाम लिया, वो हाजिर। इन्होंने स्क्रीन इसके सामने की जिस पर वाइफ लिखा था, इनकी शक्ल देखकर मुस्कुरा दी। हेलो, बस आ रहा हूँ, कहकर इन्होंने मोबाइल ऑफ़ कर दिया। आज मैं इतना खुश था लड़की, लेकिन तुम्हारी अफसरदा सूरत देखकर सब भूल गया। सॉरी अंकल, वो अफसरदगी से बोली। सॉरी नहीं बेटा, मुझे अच्छा लगा तुमने अपना समझ कर मुझसे बात की। बात करने से दिल हल्का हो जाता है। और तुम मुझे ऐसे ही प्यारी हो जैसे मेरी अपनी बेटी हो। अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटे दिए। बेटी की बड़ी ख्वाहिश थी मुझे, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। इस दिन जब पहली बार तुम्हें देखा, यकीन जानो मुझे लगा मेरी बेटी मेरे पास बैठी है। मैं घर में तुम्हारा इतना जिक्र करता हूँ कि मेरे बेटे चिढ़ने लगे। कौन है जो डैडी को इतनी इनसे ज़्यादा अजीज़ होगी। वो गौर से इनका चेहरा देखने लगी। जो कह रहे थे इसकी सच्चाई से इनके चेहरे से महसूस हो रही थी। वो इतना अपना पहली मुलाकात में इनके मतलब अपने ख्याल पर शर्मिंदा होकर रहेगी। बात करते करते मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। एयरपोर्ट जाना है, इसलिए नाइल का फ़ोन आया था। वो जल्दी जल्दी गेट की तरफ बढ़ने लगे। कौन आ रहा है अंकल, इसने सरसी सा पूछा। मेरा छोटा बेटा, लाडला तो माँ का है लेकिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए तो इसकी माँ काबू में रहती है मेरे। कहकर वो कहका लगाकर हंसे तो वो भी मुस्कुरा दी। छोटा बेटा आ रहा, केड़े वास्ते आ रहा, नया वास्ते आ रहा, हीरो आ रहा हमारा। वो फ्रेश होकर बाहर आया तो सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। यकीनन इसी का इंतज़ार हो रहा था। गुड मॉर्निंग, वो खुशगवार अंदाज में कहता हुआ अंदर दाखिल हुआ और माँ का सर चूम कर इनके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। आज का एहतमाम देखकर लग रहा है नाश्ता मामा ने तैयार किया। ज़ीशान ने पराठा प्लेट में निकालते हुए माँ को देखा। हाँ, इतने माह बाद मेरा बेटा घर आया, इतना तो इसका हक बनता है। नाइला के कहने पर अफनान ने मुस्कुराकर शरारती अंदाज में फर्जी कॉलर झाड़कर अपने भाई को देखा। और मैं जो हमेशा आपके साथ रहता हूँ, मुझे तो कभी यूँ पराठा बना बना कर नहीं खिलाया आपने। ज़ीशान के शिकवे पर इन्होंने अबरूज काकरी से देखा। तुम्हें भी बड़े पराठे खिलाए हैं, वो अलग बात है, तुम्हें अब याद नहीं। और अब तुम्हारी बीवी आ गई, इसकी जिम्मेदारी तुम्हें नाश्ता और खाना बना कर दे, लेकिन वहाँ तो ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आते। अंदर आती हफ्सा ने बगौर अपनी सास का बयान सुना, लेकिन वो खुद को लाइलम जाहिर करती ज़ीशान के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। वो जानती थी ये बयान जानबूझकर इसको देखकर दिया गया और वो सुबह सुबह बहस करके अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी। ज़ीशान ने एक शौकी नज़र खामोश बैठे बाप पर डाली, जिन्होंने आंख के इशारे से खामोश रहने को कहा। अफनान ने भाई की शक्ल देखी जिसका मूड ख़राब हो गया था। मामा, मेरी भाभी यहाँ पराठे बनाने नहीं आई, घर में नौकर किस लिए रखे हैं आपने? इसकी बात पर हफ्सा ने मुस्कुराकर अपने देवर को देखा। तो मैं क्या नौकर हूँ जो खाना बनाती हूँ? नायला को ये बात बुरी लगी। डिग्रियों का अचार डालना है, जब खरीदारी नहीं आती। सुबह उठो, कॉलेज चले जाओ, आओ खाना तैयार है, खाया कमरे में चले गए। शाम को शौहर आया, बन सबर कर निकल आए, चाय पी बाहर चले गए। रात को आए, फिर खाना तैयार मिलेगा, खाया और शौहर को लेकर कमरे में चले गए। इन्हें कितने दिन का गुस्सा था जो आज निकालने का मौका मिला था। सारा दिन मैं अकेली घर में पड़ी रहती हूँ। बहू को कोई पता नहीं इसने कुछ खाया या नहीं। चलो वो तो बहू है, यहाँ तो बेटे को कोई होश नहीं कि 2 घड़ी माँ के पास बैठ जाए। बेटे को भी छोड़ो, यहाँ खावन को कोई ख्याल नहीं। रोज़ सुबह शाम पार्क के चक्कर लगाते, घंटों वहाँ लग जाते हैं और मुझे ये भी पता है ये घंटे किसके साथ गुजारे जाते हैं। कब से खामोश बैठे राहत साहब ने अब गुस्से से इनकी तरफ देखा। तुम्हें खुद तो सुकून नहीं, और अगर कभी इत्तेफाक से घर वाले इकट्ठे बैठ जाते तो तुम इनका सुकून भी बर्बाद करने पर तुल जाती हो। इतने अरसे बाद अफनान आया, बजाय तुम अच्छी बातें करो अपना ही तमाशा लगा दी तुमने। मैंने क्या गलत कहा है? वो गुस्से से इनकी तरफ मुड़ी। प्लीज़ मामा डैडी, अफनान ने बारी बारी दोनों को देखा। आप लोग भूखे पेट कैसे लड़ लेते हैं? मुझसे तो ऐसा नहीं होता। ऐसा करते पहले नाश्ता कर लेते हैं, इसके बाद आप लोग अपनी अपनी तोपों का मुंह खोलें। मैं भी तब तक आप लोगों का साथ दे सकूँगा। भाभी भाई आप लोग शुरू करें, आप लोग ऑफिस जाना, और मामा आपको तो मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। कहने के साथ वो नवाले बनाकर इनके मुंह में डालने लगा। राहत साहब ने एक मोहब्बत भरी नज़र अफनान पर डाली। इसे सिचुएशन को हैंडल करना आता था और अब भी इसने टेबल पर बैठे सारे लोगों के मूड ठीक कर दिए थे। अच्छा जी, एड्डा हैंडलिंग मुंडा। एक तो गिफ्ट की सिलेक्शन बड़ा मुश्किल मरला है। वो बैग से लिस्ट निकालते हुए बोला। मामा की लिस्ट तो सबसे लंबी होती है, इन्हें अपनी सहेलियों की ज़्यादा फिक्र होती है। परफ्यूम्स देख रहे हैं आप? इसने 8-9 परफ्यूम्स की बोतलें निकाल कर बेड पर रखी। ये सब मामा की फ्रेंड्स के लिए। ये घड़ी, परफ्यूम, स्वेटर भाई के लिए, और ये मैं आपके लिए लाया। वो बातें करते हुए इनकी तरफ मुड़ा तो वो चौंक कर इसे देखने लगी। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं यार, तुम्हारी माँ कभी सुकून नहीं लेने देती। वो बेदिली और बेजारी से बोले। डैडी आप जानते तो है मामा की आदत को, फिर भी दिल से लगा लेते हैं। हर चीज़ की हद होती है अफनान। मेरे साथ जो मसला है मुझ तक रखे, अपने गुस्से में औलाद को भी लपेट में ले लेती है। अब सुबह ही देख लो ज़ीशान और हफ्सा के साथ क्या किया। वो लड़की अच्छी है जो तुम्हारा जवाब नहीं देती, अगर दे दो तो क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी माँ की।
अफनान ने गहरा सांस लिया। इत्तेफाक तो वो भी करता था इस बात से, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता था। वो बैग से दूसरी चीज़ें निकाल रहा था जबकि राहत साहब बेड पर रखे परफ्यूम्स देख रहे थे। अफनान, सबसे अच्छा परफ्यूम कौन सा है? वो एक एक करके सबके नाम पढ़ रहे थे। सभी अच्छे डैडी, लेकिन ये लेडीज़ परफ्यूम है। जानता हूँ, मैं ये एक ले रहा हूँ। हैं? अफनान हैरत से देखने लगा। खैरियत डैडी? कहीं मामा के अलावा कोई और तो नहीं? अफनान के अब्रूज काने पर वो खुलकर मुस्कुराए। बकोमत, मैं ये अनाया के लिए ले रहा हूँ। ओ माय गॉड, अनाया! आखिर ये अनाया है कौन? पिछले 2 माह से जब भी आपसे बात करूँ अनाया का जिक्र ज़रूर निकल आता है। मिलवा कब रहे हैं अपनी अनाया से? मिलवा भी दूंगा किसी दिन, पर तुम मिलकर करोगे क्या? वही जो आप करते हैं। मैं ये चॉकलेट का पैकेट भी ले रहा हूँ। अफनान के चेहरे पर हैरत हद से सवा हो गई। डैडी, कहीं मामा का शक ठीक तो नहीं? आपने गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली? बको मत अफनान, वो गुस्से से बोले। तुम्हारी माँ के दिमाग में कचरा भरा हुआ है और इसे हर तरफ गंदी नज़र आता है। अनाया 22-23 साल की लड़की होगी, मैं 65 साल का बुढ़ा आदमी जिसको अपनी इस बच्ची में अपनी बेटी की झलक नज़र आती है। जिन बातों को सुनने के लिए मेरे बेटे और बीवी के पास टाइम नहीं, वो मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनती है। मेरी काम की बातें मेरी बीवी को बेकार लगती हैं, जबकि मेरी बेसरोपा बातों को भी बहुत ध्यान से सुनती है। इसके हर अंदाज में मेरे लिए इज्जत झलकती है, मुझे वो अच्छी लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तुम लोगों को जो समझना समझते रहो। वो चॉकलेट और परफ्यूम वहीं बेड पर फेंक कर बाहर निकल के, जबकि इनके रद्दमल पर अफनान परेशान होने के साथ हैरान भी था। तो होर कि एक उन्हें धी बनाई हुई तो तुसी अपने आप तो बाहर हो जा रहे, माँ पुत्र गल्लां ही सुनाई जा रहे। फ़ोन पर बात सुनती सादिया की ऊंची आवाज़ पर लाउंज में बैठे वो तीनों नफूस हैरान होकर इस तरफ देखने लगे जहाँ से सादिया की आवाज़ आई थी। जब वो अंदर आई, गुस्सा इनके चेहरे से झलक रहा था। क्या हुआ, किसका फ़ोन था? नवीद साहब ने सवालिया नज़रों से अपनी बीवी का गुस्सीला चेहरा देखा। बाजी नसीम का फ़ोन था तो? नवीद साहब के सवाल पर इन्होंने एक नज़र नाया को देखा, वो भी सवालिया नज़रों से इन्हें देख रही थी। सादिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, वो गुस्से से बोले, क्योंकि ज़्यादा देर सब्र करना इनके बस की बात नहीं थी। इससे पहले इनका गुस्सा बढ़ता हुआ मसलत को एक साइड पर रखकर बोली। वो सोमवार को मिसेस इरफान की फैमिली आई थी। परसों फ़ोन करके इन्होंने अनाया के लिए संजीदगी भी जाहिर कर दी। आज इनकार भिजवा दिया। इनका बस नहीं चल रहा था इन लोगों का गला दबा दे। नवीद ने एक नज़र अनाया को देखा। इसके चेहरे से वो अंदाज़ा लगाने से कासिर थे कि इसे बुरा लगा या नहीं। ठीक है, नहीं तो नासिब, मुझे भी वो लड़का इतना पसंद नहीं। क्वालिफिकेशन भी इतनी खास नहीं थी और काम भी मुझे इतना पसंद नहीं था। पता नहीं अब वो सच कह रहे थे या अनाया की तसल्ली के लिए कह रहे थे। वो तो सब ठीक है, लेकिन मुझे गुस्सा ज़्यादा इस बात पर आ रहा है कि आंटी ज़रीना ने इनके घर जाकर कुछ बातें की हैं। ज़रीना? नवीद का अंदाज़ सवालिया था। सादिया ने दर्जीदा नज़रों से अनाया को देखा जिसका रंग बदला था। हमाद की माँ। इनकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन नवीद साहब के असाब तन गए। वो वहाँ तक कैसे पहुँची? वो सोनिया का नाम लेना चाहती थी, लेकिन क्योंकि सोनिया की ताई थी, लेकिन वो गलत भी हो सकती थी। अब गलत तो ये सही, दोनों सूरतों में दोनों घरों में लड़ाई हो सकती थी। सोनिया ने खामोश रहने को बेहतर समझा। वो जलील आ गया पाकिस्तान, अब यही होगा। वो दांत पीस कर बोली, जबकि अनाया के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। वहाँ से उठ जाना चाहती थी, तभी डोरबेल बजी और इसे उठने का बहाना मिल गया। वो तेरी से उठी, गेट खोलते नबील भाई के साथ सोनिया को देखकर वह मुश्किल मुस्कुराई, जबकि पीछे आती सादिया ने बेसाख्ता दांत पीसे थे। इनकी शक की तस्दीक हो कि ये रिश्ता भी तोड़वाने वाली सोनिया ही थी। वो अंदर पलट आई। अपने तासुरात नॉर्मल करने के लिए इन्हें वक्त चाहिए था। बड़ी लानती है सोनिया। सोनिया तो बंदा कुत्ते आगे पा दे। फिर तुम तैयार नहीं हुई? इसे यूँ ही बैठे देखकर सादिया ने पूछा। भाभी प्लीज़, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करा बाहर जाने को। इसके बेजार अंदाज पर सादिया इसके सामने बैठ गई। अब भी नहीं भी दिल करा तो भी तुम्हें जाना होगा, और वो भी खुशगवार मूड के साथ, क्योंकि सोनिया जो देखने आई है तुम वो इसे नहीं दिखाओगी। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। भाभी, वो मेरी सारी ज़िंदगी तो बर्बाद कर चुके हैं, अब मुझसे और क्या चाहते हैं? आती जाती सांसें वो भी छीनना चाहते, तो एक ही दफ़ा मेरा गला क्यों नहीं दबा देते? वो फूट फूट कर रो दी तो सादिया ने इसे साथ लगा लिया। अनाया, मेरी चंदा, मरे तुम्हारे दुश्मन ऐसी बुरी बातें मुँह से नहीं निकालते। किसी इंसान के बुरा करने या सोचने से कुछ नहीं होता। होता वही है जो अल्लाह ने लिख दिया। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है और साबित कदम रहने वालों को सिला ज़रूर मिलता है। तुम तो मेरी बहादुर बहन हो। चलो शाबाश, मुँह हाथ धोकर अच्छा सा ड्रेस पहनकर मेकअप करके आओ। यही सोनिया की चाल का जवाब है। आई समझ? वो इसकी आंखों में देखकर कहने लगी, वे तो सर हिला कर रहेगी। और सोनिया वगैरह पर जाएंगे ना तो बंदा कुत्ते आगे पा दे। इदा दियाँ घर रखने के काबल नहीं होंदियां लानती औरतां। उत्तों भरा उदा ने कि जेड़े बोलते ही नहीं, मुँह ही नहीं चला सकते। अफनान ने गाड़ी चलाते हुए गर्दन मोड़कर साथ बैठे बाप को देखा, जो सामने की बजाय खिड़की से बाहर देख रहे थे। अफनान ने मिरर से पीछे की तरफ देखा। बैठे ज़ीशान और हफ्सा को देखा, वो भी खामोश थे। डैडी, आप अब तक नाराज़ हैं? अफनान ने इस खामोशी को तोड़ा तो वो भी फिर भी खामोश थे। अंकल, हफ्सा बोली, मैं नाराज़ नहीं। अब कि इन्होंने जवाब दिया। तो फिर आप कल से खामोश क्यों हैं? ज़ीशान की तरफ से सवाल है। वो फिर खामोश थे। डैडी, आई एम सॉरी, मैंने आपको हर्ट किया, वो बस एक मजाक था। अब राहत साहब ने अफसोस से देखा। क्या बाप से कोई इतना चीप मजाक करता है? बाप को मजाक समझ लिया, जैसे तुम्हारी माँ फजूल बकवास करती है वैसे अब तुम लोग भी करने लगे हो। मुझे तो हफ्सा से शर्म आ रही थी। वो क्या सोचती होगी इसका ससुर किस कदर घटिया आदमी है जो आधी उम्र की लड़की से अफेयर चला रहा है। ला हौला वला कुव्वत, हफ्सा ने बेसाख्ता बोली। अंकल, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी आपसे ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं देखा। थोड़ी देर के लिए गाड़ी में खामोशी छा गई। अपने मजाक में तुम लोगों ने एक मासूम लड़की को भी घसीट लिया। कितनी शर्म की बात है किसी पर तहमत लगाना, चाहे वो मजाक में क्यों ना हो। आई एम वेरी वेरी सॉरी डैडी, यकीन करें वो सिर्फ मजाक था, वरना क्या मैं आपको जानता नहीं? हमें तो फ़ख्र है हम आपके बेटे हैं। बिल्कुल, अफनान के कहने पर ज़ीशान जल्दी से बोला तो इनके तने हुए असाब नॉर्मल हुए थे। भैड़ी कितनी तो तुसी माड़ी है उतरा ने।
लेकिन कितनी अफनान ने से ज़ीशान वो इतने हफ्सा बेचारे एवं कि सीट जा गए, लपेट जा गए। अपने चेहरे पर जमी सोनिया की नज़रें वो कब से महसूस कर रही थी, लेकिन मुसलसल इसे इग्नोर के इर्द गिर्द देख रही थी। हाल में मौजूद फूड कॉर्नर लोगों से भरा हुआ था। तेज़ म्यूज़िक और लोगों के शोर में कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो लोग खाना खा चुके। सोनिया भाभी की वजह से सिर्फ बैठना दोबर हो गया था। भाभी मैं कोल्ड ड्रिंक लेने जा रही हूँ, वो सादिया को बताकर तेरी से वहाँ से हटी। वो चारों तरफ नज़र घुमा रहा था, लेकिन कोई टेबल खाली नज़र नहीं आ रहा था। आज तो बहुत रश है, हफ्सा ने मुँह बनाकर देखा। वीकेंड जो आज ज़ीशान भी जीन्स की जेबों में हाथ डाले खाली टेबल तलाश कर रहा था। ये डैडी कहाँ रह गए? वो रहे। अफनान के पूछने पर हफ्सा ने इशारा किया जहाँ वो किसी से मिल रहे थे। ये कौन है? अनाया के भाई। ज़ीशान के कहने पर इन दोनों ने एक साथ ही एक दूसरे को देखा। फिर तो अनाया भी होगी। हफ्सा की मुस्कुराती आवाज़ पर वो दोनों भी मुस्कुरा कर इधर देखने लगे। ये अनाया? अफनान की आवाज़ में हैरत के साथ साथ अफसोस भी था। पागल हो, अंकल ने क्या बताया था? वो 22-23 साल की है, जबकि 35 या 40 साल की होंगी। अफनान ने हनकारा भरा। ये अनाया? ज़ीशान के कहने पर वो गौर से देखने लगा जहाँ इसी उम्र की लड़की खड़ी थी और बहरात साहब ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। ये अनाया थी? ज़ीशान को जैसे अफसोस हुआ। अच्छी है, लेकिन वैसी नहीं जैसी मैं समझी थी। अंकल तो ऐसे तारीफ़ करते जैसे हुसन इसी पर ख़त्म हो गया। हफ्सा को भी अफसोस हुआ। छोड़ें, हमें क्या, वो देखें वो टेबल खाली हो रही है, जहाँ इस पर कब्जा करें। मैं ज़रा खाने पीने का बंदोबस्त करके आता हूँ। माँ सदके जाए, उन्होंने समझी जा रहे सादिया ते सोनिया नू समझी जा रहे अनाया। अनाया ते हले फूड कॉर्नर ते जा रही है जिथे तू चलना। वो तेरी से फूड कॉर्नर की तरफ मुड़ा जहाँ इंसानों का एक हजूम था। वो रास्ता बनाता बंदा दाखिल हुआ। वो कब से वहाँ खड़ी थी, इतना रश था कि वो आगे जाने से घबरा रही थी। वापिस आती तो सोनिया भाभी का सामना करना पड़ता जो वो नहीं चाहती थी। गहरा सांस लेकर इसने आने जाने का सोचा था। तभी अपना नाम पुकारे जाने पर वो पलटी और अपने बेहद करीब खड़े शख्स को देखकर ज़मीन और आसमान इसके सामने घूम गए। वो इतना डर गई कि हिल भी नहीं सकी। वो इतने गौर से इसे देख रहा था जैसे आंखों में समा लेना चाहता। बिल्कुल वैसी हो, बल्कि इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। इसके मज़ीद करीब आने पर बेसाख्ता 2 कदम पीछे हटी। इसका भागने का इरादा देखकर इसने एक लम्हा ज़ाया के बगैर आगे बढ़कर इसका बाजू थाम लिया। तुम अब भी मुझसे डरती हो? इसके चेहरे पर लुत्फ़ देने वाली मुस्कुराहट थी और इतने लोगों में इसकी इतनी जुर्रत पर दंग रह गई। इसने नवीद भाई और नबील भाई की तलाश में गर्दन घुमाई। किसे ढूंढ रही हो? वो इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखते हुए बोला। इसने तेरी से बाजू छुड़ाया। वो इससे दूर भाग जाना चाहती थी। जिस हजूम से वो डर रही थी, अब इसमें घुसकर पनाह ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी सामने से आते शख्स से वो बुरी तरह टकराई और इसके हाथ में जो ट्रे थी वो ज़मीन बूस हो गई और ग्लास में मौजूद कुछ कोक इसके कपड़ों पर गिर कर दागदार करके बाकी ज़मीन पर गिर गई। इस तसादम पर इर्द गिर्द मौजूद लोग इनकी तरफ मतवज्जो हो गए, लेकिन वो इर्द गिर्द देखने से गुरेज कर रही थी और जिस तरफ गिरी थी इसी एंगल पर बैठी थी। एक बार फिर इसका तमाशा बन गया था। इसे बुरी तरह रोना है। मोहतरमा, अपने आंखों की जगह बटन फिट करवा रखे हैं। जो इतना लंबा इंसान नज़र नहीं आया आपको? अफनान ने अफसोस से गिरी हुई चीज़ों को देखने के बाद गुस्से से इस लड़की को देखा जिसका सर झुका हुआ था। ओ भाई, तुम्हें अपनी चीज़ों का अफसोस है? लड़की को तो देखो, इसको शायद चोट लगी है। हजूम में मौजूद किसी फर्द को इसकी फिक्र हुई। अनाया को बॉकवर्ड सिचुएशन का एहसास हुआ। इसने सर उठाकर इस शख्स को देखा जिससे वो टकराई थी। इसके यूँ देखने पर वो जो कुछ बोलने लगा था एकदम होंठ फेंच गया। इसके मसलसल घूरने पर अनाया ने नज़रों का जाविया बदल के इर्द गिर्द देखा। वो इसे कहीं नजर न आए। इसने गहरा सांस लेकर अपने हवास बहाल कर आंसू साफ करते हुए सामने देखा। आई एम सॉरी, गलती मेरी है, वो उठते हुए माजरत भरे लहजे में बोली। नुकसान तो मेरा हुआ और रो आप रही हैं। इसके कहने पर इसकी नज़रें नीचे गिरे फ्राइज़ बर्गर और पर गई तो वो फिर से शर्मिंदा हो गई। इन दोनों का बात करते देखकर लोग दोबारा अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। इसने एक दो बार फिर दूर तक नज़र दौड़ाई और इसके ताक़ुब में अफनान ने। इसका अंदाज़ इतना डरा हुआ था वो पूछे बगैर नहीं रह सका। कोई परेशानी है? अनाया ने चौंक कर इसे देखा और सरनफी में हिलाया। अफनान, कहाँ रह गए तुम? ज़ीशान की आवाज़ पर इन दोनों ने मुड़कर देखा और दोनों का हुलिया देखकर ज़ीशान, हफ्सा और इसके पीछे आते राहत साहब चौंके। इससे पहले वो कुछ कहता राहत साहब जल्दी से आगे बढ़े। अनाया, तुम ठीक हो? इनके नाम लेने की देर थी। इन तीनों की नज़रें इस लड़की पर ठहर गई। राहत साहब को देखकर जहाँ इसे तसल्ली हुई वहीं इन तीनों के घूरने पर वो घबरा गई। मैं ठीक हूँ अंकल, वो आवाज़ बहाल करती हुई बोली। तभी इसे सादिया की आवाज़ सुनाई थी। कहाँ रह गई थी अनाया? मैं परेशान हो गई थी। और ये क्या हुआ है? वो परेशानी से कहते हुए हैरत से इसके हुलिये को देखने लगी। सादिया भाभी को देखकर इसका दिल चाहा इनके गले लग कर रोने लगे, लेकिन पीछे नवीद भाई, नबील भाई सोनिया को देखकर वह ज़ब्त करके, कुछ नहीं भाभी, पाँव स्लिप हो गया था। एक तो तुम लोगों को हील पहनने का कौन कहता है? नवीद के गुस्से से बोलने पर राहत साहब ने अफनान ने हैरत से ने देखा। कोई बात नहीं नवीद, ऐसा होता है, आओ बैठते हैं। ये राहत साहब ने साथ बैठने की ऑफ़र की थी। नहीं राहत साहब, काफ़ी देर हो गई, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। वो बारी बारी सबसे हाथ मिला रहे थे। चलो तुम लोग, इन्होंने कहते हुए गुस्से से अनाया को देखा जिसका रंग मजीद सफ़ेद पड़ गया। राहत साहब के साथ इन तीनों ने बगौर ये मंजर देखा था। इदा के भरा ना बंदा वैसे फड़ के ना सुन दे मेरे मुँह चो गंदी जी। सादिया भाभी को सुनकर इतनी हैरत हुई कि कितनी देर तक वो कुछ बोल ही नहीं सकी, जबकि सामने बैठी अनाया की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। इनकी हैरत अब गुस्से में बदल गई। इसमें अब भी इतनी हिम्मत है कि तुम्हारे सामने आ सके? भाभी, वो दुख से बोली। वो ना सिर्फ मेरे सामने है बल्कि इतने हजूम में इसने मेरा हाथ भी पकड़ा। वही बेखौफी इसके चेहरे पर थी कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अनाया, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें इसी वक्त शोर मचा देना चाहिए था, नहीं तो कम से कम एक थप्पड़ मार देती।
सादे भाभी ने मुठिया भेजकर गुस्सा कंट्रोल किया। भाभी, इस वक्त मुझे लग रहा था जैसे मेरे वजूद से जान खत्म होगी। इसे देखकर 5 साल पहले के सारे मंजर सामने आने लगे। मुझे लगा मैं बोली तो ये फिर मेरी ज़ात के परखचे उड़ा देगा। अभी सब लोग इकट्ठे होकर संगबारी करेंगे। इसकी आंखों से दहशत छलकने लगी। सादे भाभी ने बेख्तियारी से कंधों से थामा तो वो चौंक कर इन्हें देखने लगी। इन्होंने इसका सर चूमते हुए से साथ लगा लिया। मैं नवीद से बात करती हूँ। इनके कहने पर तेरी से सीधी हुई। नहीं भाभी, भाई बहुत जज्बाती है और अब मैं मज़ीद कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके लहजे में जो खो देने का मलाल था वो जानती थी। फिर नबील से बात करूं कि वो सोनिया से बात करे? ये सब क्या धरा सोनिया का, वरना इसे इल्हाम होगा कि तुम कहाँ हो। कोई फ़ायदा नहीं, वो दिल गिरफ्तगी से बोली। सोनिया भाभी कभी अपनी गलती नहीं मानेगी, उल्टा मुझे झूठा बना देंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी। इसने बेबस होकर अपना सर दोनों हाथों से थाम लिया। अनाया, तुम परेशान ना हो, मैं अभी ज़िंदा हूँ और हकीकत क्या मैं सब जानती हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। वो इसका सर सहलाते हुए पुरसोच अंदाज में दीवार को देख रही थी। भाई सही कहते हैं, इंसान को इतना बुज़दिल भी नहीं होना चाहिए। पता नहीं मैं इतना क्यों डर जाती हूँ। इसने दोनों हाथों को मसलते हुए खुद कलामी की। ये दूसरी दफ़ा जब मैंने अंकल को इग्नोर किया। वो क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? मैं कितनी बदतमीज़ हूँ। मुझसे इतनी शफ़क़त से पेश आए और मैंने कैसे रिएक्ट किया जैसे मैंने जानती नहीं। उफ़, इसका दिल चाहा अपना माथा पीट ले। वो पार्क में भी नहीं आते। वो टेरेस के दरवाजे के पास खड़ी होकर पार्क में आते जाते लोगों को देखने लगी। इनकी मखसूस बेंच पर कोई नहीं था। यकीनन वो मुझसे नाराज़ होंगे। वो और परेशान होगी। मुझे अंकल के घर जाना चाहिए। वो कमरे में दाएं बाएं चलते हुए मुसलसल सोच रही थी, तभी सादे भाभी अंदर दाखिल हुई। अनाया, तुम्हारे भाई का फ़ोन आया था, शाम को सोसाइटी के क्लब में कोई पार्टी है, वहाँ जाना है हमको। भाभी प्लीज़, आपको पता है मुझे पार्टी वार्टी पसंद नहीं, आप चली जाएँ। मैं तो जाऊँगी लेकिन तुम भी साथ चल रही हो, सबीन भी जा रही हो, तुम्हारे भाई तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेंगे और मैं भी इसके हक़ में नहीं। वो कतई अंदाज में बोली तो अनाया इनका मुँह देखने लगी। इसका लटका मुँह देखकर सादिया को हंसी आई थी। आदम बेजार लड़की, लोगों से मिला करो, इस तरह अंदर छुपकर ज़िंदगी नहीं आगे बढ़ती। और जहाँ तक हमाद की बात है वो अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए इसका ख्याल दिमाग से निकाल दो। इनके कहने पर इसने गहरा सांस लिया। और फिर इससे कह रही हूँ, अच्छे से तैयार होना। इससे क्या होगा? इससे जो भी होगा तुम्हें पता चल जाएगा। इसका मतलब समझ कर वो सर झटकती बाथरूम में आ गई। आईने के सामने खड़े होकर इसने गौर से अपना चेहरा देखा। खूबसूरत चेहरा अच्छी किस्मत की ज़मानत नहीं होता। ये बात शायद इसी के लिए थी। अच्छे कपड़े से कुछ नहीं होता भाभी, जब दिल मुर्दा हो गया। वो दिल में इनसे मुखातिब हुई और नल खोलकर चेहरे पर पानी डालने लगी। हाल में दाखिल होते तेज़ म्यूज़िक ने इनका इस्तकबाल किया। चारों तरफ लोगों का हजूम देखकर वो नर्वस होने लगी, जबकि इसके बरक्स भाभी और सबीन खुश थे क्योंकि वो इन पार्टियों के आदी थे। जबकि वो पहले भी सोशल नहीं थी, लेकिन 5 साल से तो बिल्कुल तन्हाई पसंद होकर रह गई थी। हूँ तो मेरी क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ता जा रहा है कि भाई 5 साल पहले की हो ऐसी था नबी 10 दिन। अरे नवीद, कैसे हो? तभी दाएं तरफ से आती आवाज़ पर इसने पलट कर देखा, जहाँ कोई भाई का हम उम्र इनसे गले मिल रहा था। इसने भाई को मुस्कुराते देखा, यानी वो शख्स भाई की गुड बुक में था। ये अरफान है, मेरा कोलीग और दोस्त। वो इस शख्स का तारुफ करवा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो लोग इस टेबल की तरफ जा रहे थे जहाँ अरफान साहब की बीवी और बेटा बैठे थे। वो लोग काफ़ी बेतकल्लुफ़ थे और बातूनी भी सब शामिल गुफ्तगू थे। बस वही खामोशी से इर्द गिर्द देख रही थी। अनाया लगता है बोर हो रही है। अरफान साहब के कहने पर इसने बेसाख्ता नवीद भाई की तरफ देखा, जो संजीदा नज़रों से देख रहे थे, जैसे इसने इनके मेहमानों की शान में गुस्ताखी कर दी हो। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं आपको सुन रही थी। वो बमुश्किल मुस्कुराई और सामने रखा कोक का ग्लास उठा लिया। वो सामने देख रही थी लेकिन ध्यान बार बार भटक रहा था। वो बेआराम सी थी, वजह सामने बैठे शख्स की नज़रें थी। अरफान साहब का बेटा मुसलसल इसे घूर रहा था। इसने एक दो दफ़ा गुस्सीली नज़र डाली भी, लेकिन वो ढीठ साबित हुआ। नवीद भाई ने भी इससे कुछ पूछा, वो इनकी तरफ मतवजा हुआ तो इसने गहरा सांस लिया। तभी से कहीं दूर टेबल पर राहत अंकल का गुमान हुआ। इसने गर्दन उठाकर अपनी शक की तस्दीक करना चाहिए। यकीन होने पर वो साथ बैठी सादिया की तरफ मुड़ी। भाभी, वहाँ राहत अंकल बैठे, मैं ज़रा इनसे मिला हूँ। हाँ जाओ। वो भाई आहिस्ता से बोली तो सादे ने आहिस्ता से नवीद के कान में कुछ कहा, तभी इन्होंने इसकी तरफ देखकर इसे जाने का इशारा किया। अस्सलाम वालेकुम की आवाज़ पर राहत साहब ने मुड़कर देखा और नाया पर नज़र पड़ते हुए बेसाख्ता खड़े हुए। अरे मेरी बेटी भी आई है, आओ बैठो। वो इनके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। अकेली आई हो? वो इसके पीछे देखते हुए पूछने लगे। नहीं, वो सब में। और आप? वो सवालिया नज़र से देखने लगी क्योंकि वो अकेले बैठे थे। सभी आए लेकिन सबके फ्रेंड्स हैं, इन्हीं से मिल रहे होंगे, कहकर वो खामोश हो गए। आप मुझसे नाराज़ हैं अंकल? इसके सवाल पर वो हैरान हुए। मैं क्यों अपनी बेटी से नाराज़ होऊंगा? फिर आप इतने दिन से पार्क क्यों नहीं आए? मैं शहर में नहीं था, नवीद को पता था, पर तुम्हें क्यों लगा मैं नाराज़ हूँ? मैं इस दिन फूड सेंटर में आप ठीक से तरह से मिली नहीं ना, इस दिन मैं परेशान थी और भाई का मूड भी ख़राब हो गया तो मैं ऐसे ही चली गई। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कैसे अपनी कैफियत बयान करें। हाँ, मैंने देखा था और मुझे अजीब लगा। इसमें नवीद को मूड ऑफ करने की क्या ज़रूरत नहीं थी, इंसान का पाँव स्लिप हो जाता है। नहीं, इनकी गलती नहीं, मुझे ध्यान से चलना चाहिए था। राहत साहब इसे देख कर रह गए, तभी हफ्सा के साथ ज़िशान आया। अनाया, ये मेरा बड़ा बेटा ज़िशान, इसकी वाइफ हफ्सा, और ये अनाया। हम जानते हैं अंकल, कैसे हो अनाया? हफ्सा खुश दिली से इससे मिली। डैडी बहुत जिक्र करते हैं आपका, ज़िशान भी मुस्कुराते हुए बोला। माँ कहाँ है तुम्हारी? राहत साहब ने ज़िशान से पूछा। वो निगत आंटी के साथ खड़ी है। इसने मैरून जोड़े में खड़ी औरत की तरफ इशारा किया। वो मुस्कुरा कर इन्हें देख रही थी। जब इसे अपने करीब किसी के खड़े होने का एहसास हुआ, इसने गर्दन घुमाकर देखा। कुछ पल के लिए वो नजरें नहीं हटा सकी, जबकि सामने खड़ा शख्स इसके यूँ देखने पर मुस्कुराया। कहाँ रह गए थे तुम? ज़िशान के कहने पर वो यूँ ही मुस्कुराता हुआ बिल्कुल इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया, जबकि अनाया भी हैरान नज़रों से उसे देख रही थी। ये अफनान है, मेरा दूसरा बेटा।
अंकल के तारीफ़ करवाने पर बड़े अदब से झुककर सलाम बजा लाया, जबकि इसने तेरी से नज़रों का ज़ाविया बदला। लगता है मिस अनाया ने मुझे पहचाना नहीं, हालांकि हम पहले मिल चुके हैं। क्यों मिस अनाया? वो थोड़ा सा आगे होकर इसे देखने लगा तो जो इससे नजरें चुरा रही थी। डैडी, ये वही लड़की जिसने टक्कर मारकर मेरी चीज़ें गिरा रही थी, बल्कि इतने ज़ोर से मेरे सीने पर टक्कर मारी कि अभी तक दर्द नहीं जा रहा। कहने के साथ इसने सीने पर हाथ भी रखा तो अनाया ने बेसाख्ता इसे देखा। आपको ज़्यादा जोर से लगी थी? इसके परेशान अंदाज पर अफनान ने बड़ी मुश्किल से अंजीज़ा बदली। ऐसी वैसी, इस टक्कर की वजह से मैं जवानी में मरीज़ दिल हो गया हूँ। अनाया के तासुरात ऐसे हो गए जैसे अब रोई तब रोई। राहत साहब ने अफनान की शक्ल देखी और अफसोस से सर लिया। अनाया ऐसा कुछ नहीं, मजाक कर रहा है। इनके कहने पर अनाया ने फिर इसी नज़रों से इसे देखा। डैडी को क्या पता, दर्द तो मुझे होता है, वो मजलूम बनकर बोला। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कैसे से सफाई दे। बस भी करो अफनान। अनाया का चेहरा देखकर ज़िशान को टोकना पड़ा, क्योंकि इसकी शक्ल में आंख पर चमकते आंसू साफ नजर आ रहे थे। राहत साहब ने आंख से अफसा को इशारा किया। आओ अनाया, ज़रा रिफ्रेशमेंट में देखते हैं कि क्या है, मुझे तो बहुत भूख लगी है। अनाया तेरी से उठी थी। रिलैक्स यार, अफनान मजाक कर रहा था। अफसा ने प्यार से इसका बाजू से हिलाया तो वो मुस्कुरा दी। ये लड़की कौन थी? नायला ने बैठते हुए पूछा, जबकि नजरें अनाया पर थी। ये अनाया थी मामा। जवाब ज़िशान की तरफ से आया था। ये अनाया थी? वो हैरान होकर बोली। मैं तो समझी थी, वो कहकर रुकी, है तो बहुत छोटी है। तुम क्या समझ रही थी? राहत साहब के माथे पर बल पड़ गए। आप जो दिन रात एक ही लड़की का जिक्र करते थे और निगत भी बता रही थी आप कितनी कितनी देर पार्क में वॉक करते हैं इस लड़की के साथ, मैं समझी पता नहीं क्या चक्कर है। राहत साहब ने अफसोस से देखकर अपने दोनों बेटों को देखा। मामा, आप आंटी निगत से दोस्ती ख़त्म कर दें, नहीं तो किसी दिन वो डैडी के साथ आपकी शादी ख़त्म करवा देंगी। मैं बचपन से देख रहा हूँ, हर थोड़ी देर बाद वो डैडी का कोई नया फेर आपको सुनाती है जो डैडी को भी पता नहीं होता। अफनान ने काफ़ी संजीदगी से मशवरा दिया। मुझे पता क्या लगता है, आंटी निगत मामा को डैडी के खिलाफ इसलिए भड़काती है कि मामा डैडी से अलहदा हो जाए और इनकी जगह निकले। आफ्टर ऑल किसी ज़माने में डैडी पर क्रश था। ज़िशान दूर की घोड़ी लाया था। गाल तो सही है ज़िशान तेरी, लेकिन आंटी निगत ने हाले भी डैडी तो नज़र रखी। आंटी निगत बेड़ा ही तर जावे। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई आप, अफनान आंखें फैलाकर बोला, जबकि नायला के चेहरे पर सोच की परछाइयाँ छा गई थी। राहत साहब ने मुस्कुराकर अपने ज़हीन बेटों को देखा। डैडी, मामा को आपसे प्यार नहीं और आंटी को देखें आपके पाने के लिए कितनी कोशिश कर रही है। बेहतर आप इनसे निकाह कर लें, वैसे भी इन्हें बेवा होते हुए कई साल हो गए। बेचारी अकेली अकेली रहती हैं। ज़िशान ने अफसोस का इजहार करते हुए मशवरा दिया। ज़िशान ने माँ को छित्तर खाने थे भरी महफिल दे। और डैडी, मामा निगर आंटी से प्यार भी करती हैं और आप एक टाइम में 2 बीवियाँ आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। अब क्या अफनान के बोलने पर नायला के सबर का पैमाना लबरेज हो गया। दोनों पुत्रा ने ना माँ को चित्र खा के रहने। हद होती है, कब से फजूल पके जा रहे हो तुम दोनों को? शर्म नहीं आती इस उम्र में बाप की शादी करवाते हुए? तो आपको कौन सा लिहाज आता है इस उम्र में मेरे बाप पर झूठे अफेयर के इल्ज़ाम लगाते हुए? अफनान दूबदू बोला। वो जो राहत साहब के माजी को एक हकीकत को लेकर अब तक इन पर इल्ज़ाम लगाती और इनके साथ ऐसा सलूक करने पर खुद को हक बजानिब समझती रही थी। इन्हें पता ही नहीं चला कि इनके इस रवैये की वजह से ना सिर्फ इनका शौहर बल्कि बच्चे इनके बारे में क्या राय रख रहे हैं। आज जिस तरह ज़िशान और अफनान ने आईना दिखाया था वो इसमें अपनी सूरत देखकर शर्मिंदा हो गई। शुक्र है शर्म आ गई। इनके चेहरे के तासुरात देखकर ज़िशान ने अफनान को इशारा करके मज़ीद कुछ बोलने से रोक दिया। तभी हफ्सा प्लेट लेकर वापस आए। अनाया किधर? राहत साहब के पूछने पर हफ्सा ने आंखों से सामने इशारा किया जहाँ वो 2-3 लोगों के साथ खड़ी थी। ये तो इरफान साहब की फैमिली है, राहत साहब ने बगौर देखने के बाद कहा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अनाया को क्यों घरे खड़े हैं। वो आंटी ऐसे अनाया का इंटरव्यू ले रही है जैसे अपने बेटे का रिश्ता करना हो। हफ्सा का अंदाज़ मजाक उड़ाने वाला था। हो सकता है इन्हें अनाया पसंद आई क्योंकि इरफान साहब अपने बेटे का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, राहत साहब बताकर अपने सामने रखी प्लेट की तरफ मतवज्जा हो गए, जबकि अफनान ने चौंक कर वहाँ देखा जहाँ वो खड़ी थी। नवीद भाई के उठने पर इसने शुक्रिया अदा किया। बाहर निकलने से पहले इसने इस टेबल की तरफ देखा जहाँ राहत साहब बैठे थे। वो टेबल खाली थी। इसने अफसोस से इर्द-गिर्द मतलाशी नज़रों से देखा, लेकिन शायद वो जा चुके थे। इरफान साहब के बेटे को अपनी तरफ आते देखकर वो तेज़ कदमों से चलती हुई बाहर आकर कार में बैठ गई। नवीद भाई के साथ भाभी और सबीन को आता देखकर इसने गहरा सांस लिया। नवीद घर जाने से पहले ज़रा ग्रोसरी स्टोर पर रुकिएगा। नवीद ने गुस्से से इन्हें देखा। ये चीज़ें तुम पहले नहीं ले सकती थी? किस वक्त लेती? शाम को आप आए तो हम इधर आ गए। वैसे भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी, सुबह नाश्ते के लिए ब्रेड, दूध और अंडे लेने हैं। नवीद भाई का मुंह फूला हुआ था, लेकिन वो चले गए थे। नैन ने रश्क भरी नज़रों से भाभी को देखा जो कितने आराम से भाई का गुस्सा बर्दाश्त कर लेती थी। इदा तो गुस्से वाले भरा तो बंदा चंडा मारे, एक इधर तो एक इधर, तो सुबह दोपहर शाम कसमें। हेलो। अचानक शीशे के पास आकर किसी ने कहा। इसने गर्दन घुमाकर देखा तो इसे झटका लगा। वो बेसाख्ता पीछे हटी और साथ बैठी सबीन से टकरा गई। इसने मजबूती से इसका बाजू थामा, जिसका मतलब था वो भी इसे पहचान गई। कैसी होना है? वो इसे ही देख रहा था। और केड़ा लानती जरा पल्ले पै गया उदे। ये क्या हो रहा है? नवीद भाई की आवाज़ पर जहाँ वह मुड़ा वहीं इसकी रुकी भी सांस बहाल हुई। तुम? इसके मुड़ते नवीद भाई इतने हैरान हुए कि बोल नहीं सके। कैसे हो नवीद भाई? इसने मुस्कुराकर मुसाफे के लिए हाथ इनकी तरफ बढ़ाया, जिसे एक नज़र देखकर नवीद साहब ने नज़रअंदाज कर दिया। यहाँ क्या करे? वो माथे पर बल डालकर बोले। वही जो आप करें। वो मुस्कुराकर बोला, लेकिन नवीद साहब के माथे पर नजर आते बलों में कोई फ़र्क नहीं है। मैं यहाँ शॉपिंग करने आया था, आप नजर आ गए तो सोचा सलाम दुआ कर लूँ। नवीद साहब ने तंज़िया अंदाज में हुनकारा भरा। तुम में अब भी हिम्मत है कि हमारा सामना कर सको? अगर तुम्हें ऐसा लगता तो तुम बहुत ही ढीठ और बेशरम आदमी हो। अब जो भी मुझे कहते मुझे बुरा नहीं लगेगा। मुझे पता है कि गलती मेरी और मैं इस गलती का कफ़ारा अदा करना चाहता हूँ। गलती? नवीद साहब ने गुस्से से दोहराया। गुनाह किया तुमने और उस गुनाह का कोई कफ़ारा नहीं। हर गुनाह का कफ़ारा होता है नवीद भाई, और उस गुनाह का कफ़ारा है आप मुझे मौका तो दे। मैं अनाया से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता।
नवीद साहब का दिमाग जैसे उलट गया था। इन्होंने तैश के आलम से गिरबान से पकड़कर झटका दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इसी बेहुदा बकवास करने की? बेशरम तो तुम पहले भी थे, अब बेगैरत भी हो गए। नवीद छोड़े, इसे तो अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। आप ही कुछ ख्याल कर लें, लोग देख रहे हैं। सादिया ने नवीद को बाजू से पकड़कर पीछे खींचते हुए कहा, दूर रहो हमसे वरना अच्छा नहीं होगा। इन्होंने उंगली उठाकर जैसे से वार्न किया, लेकिन इनकी धमकी के जवाब में मुस्कुरा रहा था। नवीद साहब ने अंदर बैठते हुए जोर से दरवाज़ा बंद कर झटके से गाड़ी आके बढ़ा दी। वो अब भी वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। इतना घटिया आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इसकी वजह से हम अपना शहर छोड़कर यहाँ आए, और ताकि किसी को पता न चले। फिर इसे कैसे पता चला? वो गुस्से से बोलते हुए सादिया को देखने लगे, और सादिया ने अनाया की तरफ देखा, जिसने सरनफी में हिलाकर इन्हें मना कर दिया। और ये जलील पाकिस्तान से दफ़ा हो गया था, फिर वापस कब आया? इनके पास सवालों की लंबी कतार थी, लेकिन इनको जवाब कौन देता? ते अक्ल दा अन्ना, तेनों नहीं पता कि अगर सोनिया दा कज़न है तो सारे फसाद दी जड़ सोनिया ही है। एडा तो बेचारा बनया बैठा ना, तेन किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है। लानती जिया, मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लगते। सादिया भाभी ने अपने खदशे का इजहार किया। नवीद साहब ने चौंक कर इन्हें देखा। अब क्या कर सकता है? जितना हमारा पूरा करना था वो कर चुका है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। कहने के साथ इन्होंने बिल्कुल खामोश बैठी अनाया का चेहरा देखा। दूसरी तरफ इन्होंने सबीन पर नज़र डाली। तुम रिश्ते वाली से को जितनी जल्दी हो सके कोई अच्छा रिश्ता बताया। मैं मजीद कुछ रिस्क नहीं लेना चाहता। कुछ अर्सा बाद हमें सबीन की शादी करनी है। मैं नहीं चाहता सबीन के लिए कोई मसला पैदा हो। नवीद साहब के कहने पर अनाया जो अपने हाथों की तरफ देख रही थी, अपने भाई को देखने लगी, लेकिन वो इसकी तरफ मतवज्जा नहीं थे। वो मोबाइल पर कुछ टाइप कर रहे थे। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, अभी मेरे कितने इम्तिहान बाकी हैं। लानती आदमी। वो पाइप लिए क्यारी में पानी दे रहा था, साथ गायें बगाएं राहत साहब को भी देख रहा था, जो बहुत ही नमाक के साथ किताब पढ़ रहे थे। इसने मुंह बनाकर हाथ में बंदी घड़ी को देखा। जहाँ शाम के 6 बजे थे, वो पाइप क्यारी में रखकर राहत साहब के पास आ गया। डैडी, आप आजकल वॉक पर नहीं जा रहे? मुंडे नूं नाया पहली नज़र 'ਚ फिदा हो गया। जी टक्कर दे विच दिल दा मरीज़ बनया, वो वाला दिल दा नहीं, दूजे दिल दा मरीज़ बनया सी। राहत साहब ने समझ नहीं आई मुंडे दी। चाय का कप उठाते हुए इसने सरसरी से अंदाज इख्तियार किया। 2 दिन ही तो हुए, नहीं जा रहा, वरना रोज़ जाता हूँ। तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मैं भी आपके साथ वॉक पर चलता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में चलते हैं। फिर क्या फ़ायदा? वो बड़बड़ाया। कुछ कहा? वो गौर से देखने लगे। कुछ नहीं, बस सोच रहा था आजकल अनाया भी वॉक पर नहीं आ रही। तुम्हें कैसे पता? वो आंखें सुकेट कर इसे देखने लगे। एक पल के लिए वो गड़बड़ा कर रह गया। अंदाज़न कह रहा हूँ वो नहीं आ रही होगी, इसलिए आप भी नहीं जा रहे। हम प्लानिंग करके वॉक करने नहीं निकलते। वो कहकर दोबारा किताब में गुम हो गए तो अफनान मुँह बसोर कर रह गया। तभी राहत साहब के मोबाइल की बेल बजी। वो मोबाइल कान से लगाकर खड़े हो गए, जबकि गहरा सांस लेकर रह गए और इनकी रखी हुई किताब उठा ली। जब वो फ़ोन सुनकर वापस आए तो किसी गहरी सोच में थे। खैरियत है डैडी? हाँ खैरियत है। वो इरफान साहब का फ़ोन था। क्या कह रहे थे? मैंने बताया था ना, अपने बेटे का रिश्ता ढूंढ रहे थे। इन्हें अनाया पसंद आई। ये कह रहे थे आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, इससे पहले हम रिश्ता लेकर जाएँ आप बात कर दें। फिर? वो संजीदगी से इनका चेहरा देखने लगा। फिर क्या करूँगा बात नवीद से? अच्छा लड़का है, वेल सेटल है, अनाया के लिए अच्छा रहेगा। कहकर इन्होंने अफनान की तरफ देखा, जो थोड़ी के नीचे हाथ रखे बगौर से इन्हें देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो डैडी? आपको मैं नज़र नहीं आता? माँ सद के चली जाए। देख ला, आप ही बेचारे ने कह रहे था कि मैं तुहानू नज़र नहीं आता। डैडी की नज़दीक दी नज़र कमज़ोर है मतलब? वो हैरान हुए। एक गैर आदमी का रिश्ता लेकर आप जा रहे हैं। अच्छा लड़का है, अनाया खुश रहेगी। क्या आपका बेटा अच्छा नहीं है? या मैं अनाया को खुश नहीं रख सकता? वो इतने हैरान हुए कि कितनी देर तक बोल नहीं सके। मैं किया सी ना, जो दिल का मरीज़ बनया और दूजा बनया। अफनान, तुम सीरियस हो? डैडी, आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? वो बुरा मानकर बोला। कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको अपना बेटा नहीं दूसरों का नज़र आ रहा है। वो कदर राजी से बोला तो वो कहकर लगाकर हंस पड़े। तुम नहीं जानते अफनान, मुझे कितनी खुशी हुई है ये सुनकर। अगर आपकी ये खुशी तो आपको मुझे बताना चाहिए था। अनाया मेरी बहू बनती है, मेरी खुशी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अब इसमें तुम्हारी भी खुशी है। मैं अपनी मर्ज़ी थोप कर तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता था, ना अनाया की। तुम जानते हो मैंने कभी तुम दोनों भाइयों की किसी बात से मना नहीं किया। ज़ीशान ने भी जब हफ्सा से शादी का इजहार किया, मैंने तुम्हारी माँ की मुखालफत के बावजूद पूरी तरह इसकी हमायत की, क्योंकि मुझे मेरे बेटे की खुशी अजीज़ थी। मैं नहीं चाहता कि वो माँ के कहने पर शादी कर ले, फिर सारी ज़िंदगी समझौते के तहत गुजारते। वो शायद बात करते करते अपने माजी में चले गए। खैर, फिर सर झटक कर मुस्कुरा दी। मैं आज ही नवीद की तरफ जाता हूँ, इरफान साहब का मैसेज भी दे आता हूँ और तुम्हारी बात भी कराता हूँ, फिर जो अल्लाह को मंजूर। डैडी, वो तकरीबन चीखा। यहाँ इरफान साहब का क्या जिक्र? बेटा, बात तो मुझे करनी पड़ेगी, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मुझे पता है क्या करना है। लेकिन अपनी माँ का क्या करोगे? वो नया बखेड़ा खड़ा कर देगी। क्यों? वो सवालिया नज़रों से देखने लगे। वो जानती है ना मुझे पसंद है और मेरी पसंद से इख्तलाफ करना इसका अव्वलीन फ़र्ज़ है। वो आप मुझ पर छोड़ दे, बस इनकार नहीं होना चाहिए। राहत साहब ने बगौर बेटे की शक्ल देखी। बात इतनी आगे चलेगी, मुझे पता ही नहीं चला। वो बुरुज का आकर बोले तो मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ भी ऐसी सिचुएशन है। इनको पूछने पर वो सर खुजाने लगा। मुझे नहीं लगता। इसके कहने पर इसका कंधा थपथपाकर मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। तो तेरा मामला हले देखने संगीन होंदा कि नहीं होंदा। मेहमान जा चुके थे, लेकिन वो अब तक उलझन का शिकार थी, क्योंकि आने वाले मेहमान राहत अंकल थे। लेकिन उलझन की वजह इनका आना नहीं, बल्कि इससे मिले बगैर चले जाना था। वो बर्तन धो रही थी, जब सबीन अंदर आई, रात इसके गले में बाहर डाल दी। इसके लाड पर मुस्कुरा दी। आपके लिए गुड न्यूज़ है। अच्छा? वो मुस्कुराकर इसकी तरफ मुड़ी और सवाली नज़रों से देखने लगी। आपका प्रपोजल है, वो भी एक नहीं 2। वो पुरजोश अंदाज में बताकर अनाया का चेहरा देखने लगी, लेकिन इसके तवक्का के बरक्स इसकी मुस्कुराहट सुकड़ गई थी। क्या वो पुप्पो, आपको खुशी नहीं हुई? क्या ये खुशी वाली बात है? वो उल्टा इसी से पूछने लगी। बिल्कुल खुशी वाली बात है। वो अपनी बात पर जोर देकर बोली। चले, आपको पापा बुला रहे हैं। लेकिन क्यों?
वो परेशानी से अपना बाजू छुड़ाते हुए बोली। फुप्पो, सबीन ने संजीदगी से देखा। डरने वाली क्या बात है, पापा ने बात करने के लिए बुलाया, खा नहीं जाएंगे आपको। वो खुशी खुशी आई थी लेकिन अब इसका मूड ऑफ हो गया। सबीन, इसने प्यार से इसका गाल छुआ। क्या फुप्पो, मैं इतनी खुश हूँ और आप इससे परेशान है जैसे शादी नहीं फांसी की सज़ा मिलने वाली हो। सब जानने के बावजूद तुम ऐसा कह रही हो, बेबसी से बोली। गुजर गया पास्ट फुप्पो, सब भूल जाए। वो छोटी होकर इसे समझा रही थी। वो गहरा सांस लेकर रह गई। काफ़ी देर खामोशी के बाद नवीद भाई ने गला खंकार कर बात का आगाज़ किया। माजी में जो हुआ ना मैं इसे याद करना चाहता हूँ ना इस बात का हवाला देना चाहता हूँ। इरफान साहब ने अपने बेटे का रिश्ता दिया और राहत साहब भी अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। देखा जाए तो दोनों ही अच्छे हैं। मेरा ख्याल था इरफान साहब का बेटा ठीक रहेगा क्योंकि वो अमेरिका सेटल है और तुम्हें भी साथ ले जाएगा यहाँ से, और यहाँ के लोगों से तुम्हारा वास्ता नहीं रहेगा। लेकिन तुम्हारी भाभी का ख्याल है राहत साहब का बेटा ठीक रहेगा क्योंकि राहत साहब तुम्हें बेटियों की तरह चाहते हैं। अब तुम बताओ तुम्हें क्या ठीक लगता है। इसके इनके खामोश होने पर इसने झुकी नज़रें उठाकर इन्हें देखा। भाभी, भाई मैं शादी नहीं करना चाहती। क्यों? वो माथे पर पल डालकर इसे देखने लगे। वो दोबारा सर झुका के, कि कोई और तमाशा लगवाना चाहती हो तुम? इनके पूछने पर इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। नमीद, सादी ने बेख्तियारी ने टोका तो इन्होंने गहरा सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। देखो, कभी ना कभी शादी करनी है। शायद मैं कुछ देर और इस बात को नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन अब जब मैंने इस मनहूस समात की शक्ल देख ली है और बकवास भी सुन लिया, मैं मज़ीद कोई रिस्क नहीं ले सकता। ये तो अच्छा है दोनों रिश्ते अच्छे हैं, वरना मैं इस वक्त किसी से भी तुम्हारी शादी करने को तैयार हूँ। इसने दुख से सादे को देखा जो इसे देख रही थी। नवीद, मुझे लगता है राहत साहब वाला प्रपोजल ठीक रहेगा। सादे के कहने पर नवीद ने दोबारा नाया को देखा। क्या आपने इन्हें मेरे बारे में बताया? नहीं, और ज़रूरत भी नहीं। नवीद के दो टोकन अंदाज पर हक्का बक्का होकर इन्हें देखने लगी। लेकिन भाई, इनका जानना बहुत ज़रूरी है, वो जोर देते हुए बोली। जानकर जानती हो क्या होगा? वो पलट कर देखेंगे भी नहीं। वो बात जो यहाँ कोई नहीं जानता सबको पता चल जाएगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए तुम भी कोई बात नहीं करोगे और सादिया तुम भी ये ध्यान रखना ना है कि माजी की कोई बात नहीं होगी। इनसे कह देना हम निकाह सादगी से करेंगे, सिर्फ हमारी फैमिली होगी, कोई रिश्तेदार नहीं होगा। हक महर की भी बात पहले करनी है। हमें एक बड़ी रकम हक महर में रखवानी है जो अनाया की सिक्योरिटी का काम करेगी। वो कुछ और भी कह रहे थे लेकिन इसका दिमाग साइंस साइंस कर रहा था। ये तो यार गलत बात है कि आप किसी को गलत रख के धोखे में रख के करे होते। नाया पास सान भी दस दो, इस तो मुक्कन वाली पास नहीं पता लगा सानू। टाइम तो वैसे अपना हो गया पूरा, लेकिन जितना सीन पड़े जितना पढ़ लेने। वो सारी रात सोच नहीं सकी। इसका ज़मीर ये गवारा नहीं कर रहा था वो एक शरीफ इंसान को धोखा दे। जो शख्स से शादी कर रहा था इसका हक था कि वो इसके बारे में सब कुछ जाने, फिर इसकी किस्मत को इसे अपनाता है ठुकरा देता। और भाई हकमहर की बात करें क्या एक बड़ी रकम इसके पुरसुकून मुस्तकबिल की ज़मानत है? जब इसे मेरी हकीकत पता चलेगी तो क्या वो हकमहर इसे तलाक देने से रोक सकेगा? कितने सवाल थे जो इसके सामने थे। इसे ये भी पता था भाई अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे और भाभी इनके खिलाफ नहीं जाएंगी। मैं क्या करूँ? इसने बेख्तियार अपना सर थाम लिया और सुबह होने तक वो फैसला कर चुकी थी। इसने बहुत हिम्मत करके राहत साहब का नंबर डायल किया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अनाया, इसकी आवाज़ पहचान को खुश भी हुआ, हैरान भी। आज अंकल की याद कैसे आ गई? अनाया ने ज़ोर से आंखें मीच कर खुद को बोलने के लिए तैयार किया। अंकल, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। फ़ोन पर नहीं अंकल। खैरियत है अनाया? अब इन्होंने चौंक कर पूछा। जी खैरियत है। क्या आप मुझसे मिल सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, मैं घर आ जाता हूँ। नहीं अंकल, भाई और भाभी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने आपसे बात की है। वो एकदम तेज़ी से बोली तो राहत साहब अब कुछ परेशान हो गए। ठीक है मैं घर पर हूँ, तुम आ जाओ। इसने फ़ोन बंद कर दिया। पहली पहल पर गेट खुल गया था। सब ठीक है ना? मैं परेशान हो गया हूँ, इन्होंने कहने के साथ बगौर इसका उतरा हुआ चेहरा देखा। इसको खामोश देखकर हुए इसे लॉन में रखी कुर्सियों की तरफ ले आए। मौसम सरमा की आमद थी। सूरज की तमाज़त जिस्म को सुकून बख्श रही थी। राहत साहब इसके सामने बैठे इसके बोलने के मुंतज़िर थे। कल आप घर आए थे? कहकर वो रुक गई थी जैसे अल्फाज ढूंढ रही हो। राहत साहब खामोशी से इसकी झुकी नज़रों को देख रहे थे। मेरा प्रपोजल लेकर भाई चाहते हैं कि आपको हाँ कह दी जाए। लेकिन वो फिर रुकी तो राहत साहब ने गहरा सांस लिया। लेकिन तुम्हें रिश्ता पसंद है? इनके संजीदा अंदाज पर अनाया ने झटके से नज़र उठाई। अंकल, मेरे पास ये इख्तियार नहीं कि मैं किसी को रिजेक्ट करूं, बल्कि ये इख्तियार आपके पास है। इसकी मुबहम बातों से राहत साहब उलझ कर रह गए। अनाया बेटा, अगर तुम खुलकर बात करोगी तो मेरे लिए समझना आसान होगा। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते अंकल। मेरा एक माजी है जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी फैमिली मेरे माजी को आपसे पोशीदा रखना चाहती, जबकि मैं आपको कोई धोखा नहीं देना चाहती। पता नहीं ऐसी क्या बात थी कि जिसने इस लड़की को एक दिन मैंने छोड़ कर रख दिया। मैं वो शुरू में ही अटक गई। मैं तलाकशुदा अंकल, मेरी पहले भी शादी हो चुकी है। वो कहकर वो दोनों हाथों में चेहरा छुपा कर रोने लगी। अच्छा, एक्स हस्बैंड दादा लानती हमाद। इस एक जुमले को बोलने के लिए वो सारी रात खुद से लड़ती रही थी। दूसरी तरफ राहत साहब को भी झटका लगा था। रोते रोते बोलते वो अपना सारा माजी इन पर अफशा कर रही थी। मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं थी अंकल, लेकिन मैं कसूरवार ठहरी। मेरी वजह से मेरे अपनों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। मुझे बस वही याद करवाया जाता है। मेरे जिस्म और मेरी रूह पर जो जिस्म ज़ख़म लगे, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं। मैं नहीं चाहती आपके साथ कुछ बुरा हो। आप अच्छे हैं, यकीन आपके बेटे भी अच्छे होंगे। वो भी एक अच्छी लड़की डिज़र्व करते। एक बोझ था जो इसके ज़मीर से उतरा था। तलाक अगरचे बहुत एक बुरी चीज़ है जो अल्लाह ताला की नापसंदीदा चीज़ों में से एक है, लेकिन ये कोई ऐसा ऐब नहीं कि इसे ज़िंदगी का रोग बना दिया जाए, इसे छुपाया जाए। राहत साहब के कहने पर इस्तज़ाई अंदाज में मुस्कुराई। आपको बताया ना अंकल, बात तलाक की नहीं, बात जिस तरह निकाह हुआ, जिस तरह मुझे लोगों के सामने बुरा बनाकर पेश किया गया, जिस तरह मेरे साथ सलूक हुआ और जिस तरह जिन अल्फाज के साथ मुझे तलाक दी गई, वो बात छुपाने लायक है।
जी तो गाइज़ यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल इस नावल को एंड करेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।